लास्ट 13 लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में दे रखे थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, कवर किया। उसके बाद टेस्ट भी हम लोगों ने कंडक्ट कराए। और इसके साथ साथ में आज हम लोग दूसरा यूनिट पे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी। और ये यूनिट आपके सी जी पी टी एम के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जो लोग सी एस आई आर के लिए जुड़े हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका यूनिट पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट माना जाता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी इम्यूनिटी होती है, मीन्स इम्यून सिस्टम होता है, वो कैसे हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, किसका क्या क्या रोल होता है, कौन कौन से वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनोलॉजी में या इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सो इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर के, एंड कौन कौन से सेल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है इम्यूनोलॉजी का। एंड देन हम लोग मूव करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, लाइक एज आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में, आपको पढ़ना है एमएससी मॉलिक्यूल्स के बारे में, आपको पढ़ना है एंटीजन इंटरेक्शंस के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। ये सब कुछ आपको सिलेबस में दे रखा है। एंड होप करता हूँ कि आप सभी लोगों ने सिलेबस देखा हुआ होगा अपने सी जी पी टी एम के मेंस का। और जो लोग सी एस आई आर के लिए हैं वो लोग भी अपने सिलेबस को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आज की क्लास खत्म होने के बाद आप उसको देखेंगे कि आपको इम्यूनोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके। सो हाँ, आप लेट हो गए अमित। ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि जो वीडियो लिंक मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर किया हुआ था वो अभी आप देख करके थोड़ी समझ बनाते रहिए। आपके एग्जाम्स में जेनेटिक्स के कंपैरिजन में इम्यूनोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, राइट? मतलब कि सी जी पी टी एम वाले एग्जाम्स में। और इसके साथ साथ में ये भी है कि जब तक आप उस वीडियो को देख करके थोड़ा सा इंक्यूबेट होंगे आपको समझ बन जाएगी। जब तक हम इस पूरा का पूरा आपका इम्यूनोलॉजी फिनिश कर चुके होंगे तो टाइम का वेस्टेज नहीं होगा और आपका कुछ लॉस भी नहीं होगा। ये हमारा अप्रोच है। दैट इज़ वाई आज जेनेटिक्स के बजाय हम लोग यहाँ पे इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके। एंड ओके। सो बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यून डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जैसा कि आपको पढ़ाया जा चुका है लेवल ऑफ अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी आती है वो बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैसा होता है, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम्स। सो देयर आर 11 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व इन अवर बॉडी कोऑर्डिनेशन। ये जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन जो सिस्टम्स होते हैं वो उन ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शंस होता है। जैसे आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, राइट? इसी तरीके से आपका एक सिस्टम और भी है, दैट इज द इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम के स्टडी करने वाले ब्रांच को आप बेसिकली इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इम्यूनोलॉजी एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जहाँ पर आप इम्यून सिस्टम्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके। सो सवाल यहाँ पर आता है कि इम्यून सिस्टम क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसिकली इम्यूनोलॉजी मीन्स दैट इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम्स। और इम्यून सिस्टम्स क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो कि आपकी बॉडी में डिफेंस मीन्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। आपकी बॉडी डे टू डे, आवर्स टू आवर्स मीन्स हर दिन हर घंटे न्यूमरस काइंड ऑफ माइक्रोब्स से क्या होती है, एक्सपोज होती है। उसके बावजूद भी आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आप नॉर्मली काम करते हैं। इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में पाया जाने वाला जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है। बाहर से जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपको डिजीज़ या इन्फेक्शंस हो जाता है, उन एजेंट से आपको प्रोटेक्शन देने का काम जो करता है, ऐसे सिस्टम को आप इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारा डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारी कंट्री का एक डिफेंस सिस्टम है, सोल्जर्स हमारे बॉर्डर पे हैं और पूरे कंट्री को एक तरीके से प्रोटेक्शन दिए हुए हैं दूसरे वाले कंट्री के अटैकर से। सो उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट है एक डिफेंस सिस्टम की, जो कि बाहर से आने वाले जो भी आपके हार्मफुल एजेंट है, लाइक एज आपका बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, प्रोटोजोअन्स है, सो मेनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स आर देयर हु कॉजेज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। सो उनसे उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को नलीफाई करना और उनके इफेक्ट को हमारी बॉडी पे असर न होने देने का जो काम करेगा, उस सिस्टम को बेसिकली आप इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो लिटरली इन सिंगल वर्ड आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ इम्यून सिस्टम। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्यून सिस्टम को डिफाइन किया गया है कि बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको प्रोटेक्शन देने का क्या करता है, काम करता है। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेटर्स। जो आक्रमण करने वाले लोग होंगे, जितने भी एजेंट्स होंगे, इन इन्वर्टर्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, सारे के सारे माइक्रोब्स आएंगे।
राइट? तो माइक्रोब्स की कैटेगरी में कौन-कौन आता है? बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आते हैं, प्रोटोजोअन्स आते हैं, ये सभी आपके क्या हैं? वायरसेस आते हैं, ये सभी क्या हैं? आपके माइक्रोब्स हैं। और इनसे डिजीज़ क्या होती है हमारी बॉडी में कॉज़ होती है। जब कभी भी किसी इंसान का मतलब किसी भी पर्सन्स का, किसी इंडिविजुअल्स का अगर इम्यून सिस्टम क्या होता है वीक पड़ जाता है किससे? किसी भी अटैकर से। मतलब मान लीजिए कि ये आपका क्या है? एक अटैकर है, माइक्रोब्स है, सपोज़ कि बैक्टीरिया है। आपकी बॉडी में एंट्री करता है, तो आपकी बॉडी में एंट्री करने के बाद आपके बॉडी में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स के बीच में और इसके बीच में क्या होती है? फाइटिंग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपकी बॉडी के जो सेल्स होता है, जिसको कि आप इम्यून सेल्स के नाम से जानते हैं, ये सेल्स इन इन्वेडर्स को क्या करते हैं? किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनको टुकड़े-टुकड़े में ब्रेक डाउन करके फिर इनको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। दैट इज़ व्हाई आप हमेशा क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं। लेकिन जब कभी भी आपकी बॉडी वीक हो और आपके जो सेल्स हैं, उनके और इनके बीच में दोनों में क्या हो रहा हो? फाइटिंग हो रही होती है और उस केसेस में ये आपका क्या हो ज़्यादा डोमिनेट कर जाए मतलब इसके ऊपर, उस केस में हम क्या करते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। जैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि आपको फ़ीवर होने लगता है, तो फ़ीवर कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्टेट है, एक इन्फॉर्मेशन है आपके बॉडी का एक सिग्नल है कि अब आपकी बॉडी नॉर्मल से अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या कर रही है? मूव ऑन कर रही है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, जो कि आपके बॉडी में होने वाले जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, उनको क्या कर रही हैं? हैम्पर कर रही हैं। साइन देता है हमारी बॉडी ताकि आप उन चीज़ों को लेकर क्या हो सकें? अवेयर हो सकें, राइट? सो इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो कि आपकी बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करने का क्या करता है? काम करता है। डिफेंस किससे? उन सारे एजेंट से, उन सारे स्पीसीज से जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। उनसे हमको क्या करना? डिफेंस प्रोवाइड करना मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले सिस्टम को आप इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं और इस इम्यून सिस्टम के स्टडी को आप इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यून सिस्टम को आपने यहाँ पे देखा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसकी ज़रूरत ही क्यों है। आपकी बॉडी को हमेशा हेल्दी और मेंटेन बनाए रखने के लिए इम्यून सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो फर्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो आपके बॉडी में सेल्स बनने की जो प्रोसेस होती है, जिसको कि आप ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, वो प्रोसेस आपकी कहाँ पे हो रही है और उन प्रोसेस से कौन-कौन से टाइप के सेल्स बनते हैं। जो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, उनका क्या कैटेगरी होता है। यहाँ पे एक टर्म आपको लिखा गया है दैट इज़ द हेमेटोपोएसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपके ब्लड सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड सेल्स इज नोन एज द हेमेटोपोएसिस। ये एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल सिस्टम में पाई जाने वाली, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है, राइट? यहाँ पर आपको दिया गया कि हेमेटोपोएसिस की जो प्रोसेस होती है वो टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता रहता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि स्टेज दे करके कि आपके जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं, कौन से स्टेज में कहाँ पर आपका ये हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर बर्थ इट टेक प्लेस इन यॉर्क सैक। कहाँ पे होगा? यॉर्क सैक में होगा, स्प्लीन में होगा एंड लिवर में होगा। ये 3 ऐसे ऑर्गन हैं जो कि बेसिकली टाइम ड्यूरेशंस के बेसिस पे क्या होते रहते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बेबी मदर की बॉडी में क्या कर रहा होता है? डेवलप कर रहा होता है। सो लगभग 3 मंथ के बाद से मतलब 3rd मंथ तक का बेबी जब उसमें मदर की बॉडी में हो चुका होता है, उस टाइम पे हेमेटोपोएसिस जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगा? यॉर्क सैक में होगा। आफ्टर 3 टू 6 मंथ के बीच में बेसिकली कहाँ पे होगा? स्प्लीन में होगा। लगभग जस्ट बर्थ होने से पहले लगभग 8 टू 9 मंथ के आसपास में ये स्प्लीन से स्विच कहाँ पे कर जाता है? लिवर में कर जाता है। लेकिन जब ये बेबी का बर्थ हो जाएगा तो उसके बाद से लेकर के पूरे इंटायर लाइफ तक जो हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगा? दैट इज द बोन मैरो में होगा। सो बोन मैरो बेसिकली आप बोलते हैं कि आपकी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन हो और जो कि होलो हो, मतलब बीच में क्या हो? खोखली हो, ऐसे बोन्स को आप बोन मैरो के नाम से जानते हैं। सो बोन मैरो इज द एक्चुअल साइट फॉर हेमेटोपोएसिस। जब किसी भी पर्सन की बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उस ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का जो साइट है वो साइट बेसिकली क्या है? दैट इज द बोन मैरो। बोन मैरो कब से? आफ्टर द बर्थ। बर्थ से बिफोर अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे 3 आपके प्लेसेस हैं, दैट इज यॉर्क सैक है, स्प्लीन है, लिवर है। यॉर्क सैक मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई यंग वंस मदर की बॉडी में क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है, तो उसका डेवलपमेंटल स्टेज लगभग 3 मंथ तक का जब होता है तो उस टाइम पे जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा? यॉर्क सैक में होगा, देन इसके बाद स्प्लीन में होगा, देन इसके बाद लिवर में होगा। ओके, सो हेमेटोपोएसिस क्या है? ब्लड फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। कहाँ पर होगा? अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइम पे।
बट एक चीज़ कॉमन है, बर्थ के बाद से लेकर के इंटायर लाइफ तक पूरा का पूरा ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा वो बोन सेल्स में होगा, मीन्स बोन मैरो में होगा। ऑल ब्लड सेल्स डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल्स नोन एज हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, HSC। ये एक स्टेम सेल की कैटेगरी है। और जिससे कि जितने भी आपके ब्लड सेल्स आपने पढ़े हैं लाइक एज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, और WBC में भी आपने पढ़ा है बहुत सारा, दैट इज जैसे आपको बी सेल्स, टी सेल, मोनोसाइट सेल्स, राइट, नेचुरल किलर सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये सभी जो डिफरेंट काइंड के आप ब्लड के सेल्स पढ़ते हैं उन सभी ब्लड का ओरिजिन एक सिंगल प्रोजेनिटर सेल से होता है। इसका नाम है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या है? ये एक स्टेम सेल्स का टाइप है। और स्टेम सेल्स क्या होते हैं? एक ऐसी सेल्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है और उसके पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है अपने आप को डिवीजन करने का, साथ साथ डिफरेंशिएशन करने का। सो डिवीजन और डिफरेंशिएशन दोनों का क्या डिफरेंसेस होगा यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक आपका क्या है, स्टेम सेल है। ये स्टेम सेल्स डिवाइड करके अपने नंबर को भी मेंटेन करेगा और ये स्टेम सेल्स क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा अलग अलग पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल्स में। सपोज कीजिए कि ये सेल्स आपका किसका बन गया, दैट इज द लीवर का सेल्स बन गया फॉर एग्जाम्पल। ये आप ये आपका मान लीजिए स्टमक का सेल्स बन गया। ये आपका गॉल ब्लैडर का सेल्स बन गया। ये आपका हार्ट का सेल्स बन गया। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब कोई भी एक सेल जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब वो स्पेसिफाइड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ऐसे सेल्स को आप स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। जब वो सेल किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिसाइड हो जाए, उस प्रोसेस को बेसिकली आप डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। और ये जो सेल्स होगी उसको डिफरेंशिएटेड सेल्स के नाम से जाना जाता है। सो डिफरेंशिएटेड सेल्स बेसिकली मेच्योर सेल्स होती हैं जो कि असाइन की जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपके आपके हार्ट सेल्स में पाए जाने वाले जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स का फंक्शन एक ही होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूसली क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहना। तो उनका एक फंक्शन है। तो जब कोई सेल्स को स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपको जाकर के हार्ट सेल्स की प्रॉपर्टी को परफॉर्म करना है, तो ये जिस प्रोसेस से हार्ट सेल्स बनेगा आपका यहाँ इस स्टेम सेल्स से, उस प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या है? एक स्टेम सेल है जो जिसकी वजह से आपके डिफरेंट टाइप के जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। स्टेम सेल्स क्या है? ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंशिएशंस करना एंड डिवीजन करना। डिफरेंशिएशंस करेंगे तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर काइंड का सेल्स बनाएंगे। डिवीजन करेंगे तो अपने नंबर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है, बाय डिफरेंशिएशन इट गिव्स स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ सेल्स व्हाइल बाय डिवीजन इट मेंटेन इट्स पॉपुलेशन। जब ये डिवीजन करेगा तो अपने नंबर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, अपने नंबर को मेंटेन करेगा। डिफरेंशिएशंस करेगा तो स्पेसिफिक काइंड का सेल्स बनाएगा जो कि अलग अलग पर्टिकुलर काइंड का फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। यहाँ पर आपको आगे एक फिगर देखने को मिलेगा जहाँ पर आप डिफरेंट काइंड के जो सेल्स होते हैं मेट्रोपोइटिक सेल से बनने के लिए उनको आप देख पाएंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, एक सेल्स होती है इसका नाम है डेंड्राइटिक सेल्स। ये डेंड्राइटिक सेल्स क्या होती है, कॉमन होती है, जो कि ओरिजिन होती है दोनों काइंड के प्रोजेनिटर सेल से, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से भी और माइलॉइड प्रोजेनिटर से भी। यहाँ पे ये थोड़ा सा हाइड हो गया है, माइलॉइड इसको बोलते हैं। मतलब कि जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है प्रोजेनेटर सेल्स में। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर मतलब कि जो कि लिम्फोसाइट को बनाने वाले होते हैं, माइलॉइड प्रोजेनेटर जो कि मतलब विदाउट लिम्फोसाइट को बनाते हैं। अभी आगे आप देखेंगे भी। सो बेसिकली डेंड्राइटिक सेल्स जो होती है एक ऐसी कॉमन सेल्स है जो कि दोनों काइंड के प्रोजेनेटर सेल से क्या होती है, ओरिजिन होती है। तो ये कई बार एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा चुका है डेंड्राइटिक सेल्स को लेकर के कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स originated from both kind of progenitor cells। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। NK means natural killer cells, B cells means B lymphocyte cells, T cells means T lymphocyte cells are derived from lymphoid progenitor। ये सभी सेल्स नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये आपके इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले सेल्स होते हैं। और इन सभी सेल्स का जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होता है, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से होता है। Macrophages, monocytes, neutrophils, basophils, eosinophils, platelets, and erythrocytes are
डिराइव्ड फ्रॉम माइलॉइड सेल्स या माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। ये जितने भी सेल्स आपने यहाँ पे देखे हैं, माइक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स और प्लेटलेट्स एंड नेफ्रोसाइट्स, ये सब के सब आपके माइलॉइड प्रोजेनिटर से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ जी। प्रोजेनेटर का मतलब होता है कि प्री सेल्स, मतलब कि जिनसे कि डिराइव्ड होकर के कोई एक मेच्योर सेल्स बनेगी। प्री मेच्योर जो एग्जैक्टली exactly, मतलब कि जो जैसे स्टेम सेल ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया दो सेल्स में। जैसे आप यहाँ पे देख पा रही होंगी, हिमेटोपोएटिक ये स्टेम सेल है, और हिमेटोपोएटिक सेल्स ने क्या किया, जब डिवीजन करेगा तो सेल्फ रिन्यू करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा तो ये बनेगा। तो इसने दो सेल में डिफरेंशिएट हुआ। ये कौन कौन सा? एक माइलॉइड प्रोजेनेटर। प्रोजेनेटर का मतलब होता है कि जो अभी भी पूरा मेच्योर नहीं है, ये डिफरेंशिएट होगी। और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर में, तो माइलॉइड प्रोजेनेटर से क्या क्या सेल्स बना आपका, डेंड्राइटिक सेल्स बना, और इसके साथ साथ में ये सारे सेल्स बने, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मोनोसाइट्स बना, और माइक्रोफेजेस बने, न्यूट्रोफिल्स बना, स्नोफिल्स बना, बेसोफिल सेल्स बने, प्लेटलेट्स बने, इरिथ्रोसाइट्स बना। ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो आपके माइलॉइड प्रोजेनेटर से बनते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, जिसको यहाँ पे दिखाया गया कि ये डिफ्रेंशिएट होगा तो नेचुरल किलर सेल्स में, मीन्स एनके सेल्स में जाएगा, और टी सेल्स में जाएगा, मीन्स टी लिम्फोसाइट सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स। एक यहाँ पे नीचे आपको दे रखा है डेंड्राइटिक सेल्स भी है, और ये डेंड्राइटिक सेल आपका यहाँ पे भी है। तो बेसिकली डेंड्राइटिक सेल वो सेल होती है जो कि दोनों काइंड के प्रोजेनेटर सेल्स से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। दैट इज myeloid progenitor as well as lymphoid progenitor. Okay, so this is all about the hematopoietic process and hematopoietic stem cell differentiation. So आपने अभी देखा कि हेमेटोपोएटिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है वो आपके सारे सेल्स का क्या होती है, एंसेस्टर्स होती है। ये फर्दर दो सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है, माइलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। ये माइलॉइड जो प्रोजेनेटर होते हैं ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर के अलग अलग स्पेसिफिक क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, जबकि लिम्फॉइड प्रोजेनेटर डिफ्रेंशिएट होकर के अलग अलग क्या बनाएगा, सेल्स बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समरी के फॉर्म में देखेंगे कि कौन से सेल्स का क्या क्या रोल होता है, और कभी कभी आपसे एमसीक्यूज में सेल्स को लेकर के पूछ दिया जाता है कि हाँ, कौन सा सेल्स का क्या फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है माइक्रोफाजेस सेल्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इंगल्फ करने वाली होती हैं। So ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में क्या करती है, हेल्प करती है। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू, सपोज कीजिए कोई ये पार्टिकल है, ये सेल्स है, ये सेल्स क्या करता है, इस तरीके से इसके आउटर में कवरिंग बनाता है, फिर इसके बाद क्या करता है, इसको इंगल्फ कर लेता है। सो सॉलिड के मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल को किसी भी सेल्स के द्वारा इंगल्फ करने की एबिलिटी को या प्रोसेस को आप फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक टर्म और भी आता है, दैट इज द पिनोसाइटोसिस। जब कभी भी कोई सेल्स लिक्विड मटेरियल को, किसको, लिक्विड मटेरियल को क्या करे, आपको जब इनटेक कर रहा हो, इसको आप बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, और इसको आप बोलते हैं सेल फूडिंग। जब सेल खाना खा रहा हो, मतलब कि सॉलिड के पार्ट में, सॉलिड के फॉर्म में ले रहा हो, तो उसको आप बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। और जब सेल पानी पी रहा हो, मतलब लिक्विड के फॉर्म में ले रहा हो, उसको आप बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो जैसे हम लोग खाना पीना करते हैं, मतलब खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, तो खाना खाने वाली प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, फाइगोसाइटोसिस। जबकि पानी पीने वाली प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। किसमें, इस इन केस ऑफ माइक्रोफाजेस सेल्स। माइक्रोफाजेस सेल्स वैसी सेल्स होती हैं जिनके पास डिब्रिजेस को या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको इंगल्फ करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे कहीं पे कुछ ऐसे वोंडेड हो जाए, मीन्स आपका सेल्स वहाँ पे डिब्रीज हो रहा हो, कुछ भी आपको हो जाए जिसकी वजह से यहाँ पे आपका सेल्स खराब हो रहा हो, तो ये जो रैप्चर्ड सेल्स होती हैं, इन रैप्चर्ड सेल्स के को एक तरीके से फिल्टर करने का या खाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, दैट इज द, ये माइक्रोफाजेस सेल्स करती हैं। तो माइक्रोफाजेस सेल्स बेसिकली आपके बॉडी में किसी भी तरीके से कोई अगर आपको डैमेज हो जाता है और उस डैमेज से आपकी वो सेल्स रैप्चर हो जाती हैं, सो वेस्ट वाली जो सेल्स होती हैं उनको क्या करता है, ये एक तरीके से इंगल्फ करने का काम करेगा कौन, दैट इज द माइक्रोफाजेस सेल्स। एज वेल एज जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, अमीबा, ये सब अगर क्या करते हैं आपकी बॉडी में इंगल्फ हो जाते हैं, मतलब इंटर कर जाते हैं, तो इनको भी क्या करता है, ये खाने का काम करता है। सो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये आपकी बॉडी का क्लीन अप सिस्टम है, क्लीन करने का काम करता है। जहाँ कहीं पे भी वेस्ट मटेरियल दिखेगा, ये अपना ऐसे बड़ा सा क्या करेगा, ऐसे मेम्ब्रेन फैलाएगा और इसको इंगल्फ करके अंदर में ले लेगा। इसके पास कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि इसको ब्रेक करने का काम करता है।
ओके, सो माइक्रोफेजेज सेल्स बेसिकली आपके ऐसे सेल्स होती हैं जो कि डिब्रीजेस को खत्म करती हैं, और जब ये फूड पार्टिकल को सॉलिड के फॉर्म में लेंगे तो फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड के फॉर्म में लेंगे तो पिनोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्टेनोफिल्स है, ये प्रोवाइड, हाँ। आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट वाले, जैसे जो भी आपका पस सेल्स का बन जाना या आपकी सेल्स का खराब हो जाना, जो भी आपकी बॉडी में एक तरीके का वेस्ट हो चुका है, रप्चर्ड सेल्स हो चुकी हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अब यूजफुल नहीं है, उस पूरे एरिया में आपका, आपने देखा होगा कि अगर जब कभी भी आपको कोई पिंपल्स हो जाता है तो धीरे धीरे आके वो पिंपल्स ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं। तो वो रिकवरी कैसे हो रही है? वो रिकवरी हो रही है आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स से, और वो सेल्स कौन है? दैट इज द माइक्रोफेजेस सेल्स है, जो कि आपके रप्चर्ड सेल्स को क्या करता है, धीरे धीरे इंगल्फ करके खत्म कर देता है। और आपकी बॉडी में सेल्स का बनना और सेल्स का डिग्रेड होना, ये दोनों प्रोसेस चलता रहता है, राइट। आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे नंबर ऑफ मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं और टूट रहे होते हैं। तो जब भी आपका कोई कहीं पे भी आपको अगर पिंपल्स वगैरह होता है तो वहाँ पे सेल्स आपके पूरे खराब हो चुके होते हैं, तो वहाँ पे नई सेल्स का बनना होता है, और जो रप्चर्ड सेल्स होती हैं उनकी उनकी इंगल्फिंग की जाती है। तो माइक्रोफेजेस सेल्स क्या करता है उसको, हाँ, लिक्विड होगा तो पिनोसाइटोसिस का, सॉलिड के फॉर्म में होगा तो फैगोसाइटोसिस का। अब अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि कहाँ पे क्या ले रहा है। ये टर्म ये टर्म आपसे पूछे जाते हैं, सेल ड्रिंकिंग को किस नाम से जाना जाता है, सेल फूडिंग को किस नाम से जाना जाता है, या पिनोसाइटोसिस से आप क्या समझते हैं, इस तरीके के ऑप्शंस बन करके आपके आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेल्स है आपका, दैट इज एसिनोफिल्स, जिस जो कि प्रोवाइड करेगा डिफेंस अगेंस्ट प्रोटोजोअन्स एंड हेलमिंथेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीएसआईआर के पार्ट बी में सवाल कई बार पूछा जा चुका है एसिनोफिल्स का। यह पूछा जाता है कि प्रोटोजोअन्स के अगेंस्ट में कौन सा सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आंसर आपके पास है, दैट इज एसिनोफिल्स। और ये एसिनोफिल्स का काम होता है कि प्रोटोजोअन्स की कैटेगरी में आने वाला कोई एक हार्मफुल एजेंट का नाम बताइए जिससे डिजीज होता हो, जल्दी। प्रोटो प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ फैमिली फाइलम के किसी एक मेंबर का नाम बताइए जो कि हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करता है, और कोई वो डिजीज, मलेरिया। चलिए, वेरी गुड। इसका मतलब प्रोटोजोन्स की समझ आपको है, राइट। सो मुझे लगा कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है तो शायद प्रोटोजोआ की तरफ नहीं गए होंगे, बट अच्छा लगा। मलेरिया का बेसिकली जो पैरासाइट्स है वो क्या है, दैट इज द, जी, जी हाँ, प्लाज्मोडियम। और उसके लिए वेक्टर कौन सा है? वेरी गुड। बेचारे मच्छर का कोई दोष होता नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा मच्छर को ही दोष देते रहते हैं कि मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, जबकि उसमें उसका कसूर है नहीं, है ना। हाँ, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला एंटीमिया हिस्टोलिका भी होता है। ओके, सो स्नोफिल्स का काम क्या होगा, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज से होने वाले जो भी डिजीज होते हैं उनसे डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स जो कि फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, ये भी काम आपका जस्ट लाइक माइक्रोफाजेस जो होते हैं वैसा ही करता है, मीन्स इनका भी इंगल्फ करने की प्रॉपर्टी होती है। और बेसोफिल सेल्स हेल्प इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी ये भी देखिए पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फैगोसाइटिक इन नेचर और नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर। वहाँ पे आपको मिलेगा स्नोफिल्स, माइक्रोफाजेस, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे देखिए बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और स्नोफिल्स, इनका जो पहले नॉमेनक्लेचर है पहले आप उनको समझ लीजिए। यहाँ पे ये देखा गया कि जब इनको इन सेल्स को स्टेन किया गया, तो इनकी स्टेनिंग किससे हुई? बेसिक डाई से हुई। सो बेसिक डाई से स्टेन करने वाले सेल्स का नाम दिया गया बेसोफिल्स, और एसिडिक डाई से स्टेन लेने वाले सेल्स को नाम दिया गया स्नोफिल्स, और किसी से भी नहीं लेने वाले को नाम दिया गया दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, राइट। सो ये आपके एसिडिक डाई से स्टेन लेने वाले सेल्स हैं, ये बेसिक डाई से स्टेन लेने वाले सेल्स हैं, और ये किसी से भी स्टेन लेने वाले सेल्स नहीं है। ओके, तो स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इन तीनों में ही अगर देखा जाए
तो आपसे पूछा जाए अगर तो कौन सा फाइगोसाइटिस आप बताएंगे, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स बताएंगे। सो न्यूट्रोफिल्स सॉरी फाइगोसाइटिक नेचर का कौन सा सेल्स है, दैट इज द न्यूट्रोफिल सेल्स। और इसनोफिल सेल्स का काम क्या होगा, प्रोटोजोआ सेल्स से डिफेंस प्रोवाइड करना, जबकि बेसोफिल सेल्स का काम क्या होगा, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में हेल्प करना। एलर्जिक आप समझते हैं, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है, लाइक आपको पनीर से एलर्जी हो सकती है, आपको डार्क चॉकलेट से हो सकता है, आपको दूध के किसी आइटम से हो सकता है, किसी डस्ट पार्टिकल से हो सकता है, धूप से एलर्जी हो सकती है। डिफरेंट टाइप के चीज़ों से एलर्जिक रिस्पॉन्सेस होते हैं, और उन एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने वाला जो सेल्स होगा वो कौन होगा, दैट इज द बेसोफिल सेल्स होगा। मोनोसाइट्स बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी सेल्स होते हैं, सबसे लार्जेस्ट जो सेल्स होती है वो कौन सी है, दैट इज द मोनोसाइट्स होती है। और मोनोसाइट सेल्स का भी नेचर कैसा है, फाइगोसाइटिक इन नेचर। नॉर्मली जब आपकी बॉडी में कोई छोटा मोटा ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट अगर जाता है ना, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है, ये सेल्स ही पूरा क्या करते हैं, काम तमाम कर देते हैं। तो अगर जब इन सेल्स से काम तमाम नहीं हो पाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि भैया थोड़ा सा यहाँ पे आक्रमण करने वाला जो विरोधी पार्टी वो हैवी हो गया है, तब जा करके आपका एक्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। अदरवाइज ये माइक्रोफाजेस सेल्स, मोनोसाइट सेल्स और ये न्यूट्रोफिल सेल्स, यही सब क्या करते हैं, पूरा का काम बैलेंस कर देते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शंस। तो आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली माइक्रोफाजेस, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट सेल्स क्या होते हैं। एक एक लाइन में आप लोगों ने आंसर भी देखा कि इनका क्या पर्टिकुलरली रोल होता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये जो हाँ जी। हम्म। देखिए, डिफेंस करने की मैकेनिज्म सारे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, बट सभी के डिफेंस करने का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि इम्यून सिस्टम ही सब में पाया जाए, जैसे लाइक एज अ प्लांट है। सो प्लांट की बॉडी में कोई इम्यून सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन उनमें इम्यूनिटी होती है। हमारी बॉडी में चूंकि हम लोग एनिमल कैटेगरी में आते हैं, और एनिमल की कैटेगरी में जो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हमारी बॉडी में जो सिस्टम हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, उसको हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो प्लांट की बॉडी में भी इम्यूनिटी होती है, मतलब कि प्लांट की बॉडी भी डिफेंस करती है। किससे, अपने इन्वर्टर से। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके मतलब कि प्लांट के ऊपर अटैक करने वाले जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, लाइक है जैसे बहुत सारे डिजीज आपने देखे होंगे, दैट इज वायरस से कॉज होने वाले, बहुत सारे आपके फंगस से कॉज होने वाले। तो प्लांट के पास भी इम्यून सिस्टम जैसा इम्यूनिटी होता है, लेकिन उनके केस में आप इम्यून सिस्टम का टर्म नहीं देते हैं। सो ऐसे ही चाहे आपका यूनिसेलर हो या मल्टी सेलर हो या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वाला ऑर्गेनिज्म हो, सबके पास अपने आप को बाहर के एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शंस देने के लिए क्या होते हैं, सिस्टम पाए जाते हैं। लेकिन जितना वेल डेवलप्ड और स्टडीड किया हुआ सिस्टम आपके बॉडी का है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन और किसी ऑर्गन के इम्यून सिस्टम को लेकर के नहीं होता है। तो ये सवाल आपने जो पूछा है कि बाकी में इम्यून सिस्टम पाया जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली सब में इम्यूनिटी होती है, बट उसको ऐसे इम्यून सिस्टम बोलेंगे कि नहीं और ऐसा सेल्स होगा कि नहीं, ये जरूरी नहीं। बट इम्यूनिटी सब में होती है, सबको अपने अपना प्रोटेक्शन करने के लिए सिस्टम पाए जाते हैं, और सबके अलग अलग तरीके होते हैं। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का तरीका अलग है, और अलग अलग तरीके के सेल्स क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है रानो। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द इम्यून सिस्टम सेल्स। इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले जो प्राइम सेल्स होते हैं, जिनका की रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनके न होने से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या फिर आप लैक ऑफ इम्यून सिस्टम में चले जाते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उन सेल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सीरीज में नंबर पहला है, दैट इज द लिम्फोसाइटिक सेल्स या लिम्फॉइड सेल्स। सो लिम्फॉइड सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये की सेल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं अडाप्टिव इम्यूनिटी में। आपकी बॉडी में दो तरीके की इम्यूनिटी पाई जाती है, एक आपकी पाई जाती है इनेट इम्यूनिटी, और एक आपकी पाई जाती है अडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि बेसिकली जहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और एंटीबॉडी की हेल्प से उस एंटीजन को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। सो अडाप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होने वाले
मेजर रोल प्ले करने वाले ये लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं या लिम्फोइड सेल्स होती हैं, और ये लगभग कंस्टिट्यूएंट्स करते हैं बी सेल्स का, मीन्स जो भी आपका बी सेल्स होता है परसेंटेज डब्ल्यू का, ये इनका लगभग लगभग इतना परसेंटेज रहेगा, राइट। मतलब कि मेजॉरिटी जो आपका परसेंटेज रहेगा डब्ल्यू में, ये लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं किसमें आते हैं, डब्ल्यू से। अभी आपको आगे दिखाएंगे पूरा ब्लड का क्लासिफिकेशन, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट से क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। सो लिम्फोइड सेल्स या लिम्फोसाइटिक सेल्स बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसे सेल्स होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम में मेजर की रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं, किसमें, दैट इज द अडैप्टिव इम्यूनिटी में। ओके, सो बेसिकली लिम्फोइड सेल्स का यहाँ पे 3 कैटेगरी है जिनको कि इस तरीके से नाम दिया गया, दैट इज द बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स, और एनके सेल्स मींस नेचुरल किलर सेल्स के नाम से जाना जाता है। सो बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या होंगे, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, दोनों ही, मतलब कि हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस भी और मेच्योर होकर के फंक्शनल फॉर्म में आ जाने की कंडीशंस को आप मैच्योरेशंस बोलते हैं। ये दोनों ही स्टेप्स आपका बोन मैरो के प्लेस में क्या होगा, मतलब बोन मैरो इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन एज वेल एज मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स, एक्टिवेट एंड डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। बी सेल्स जब आपकी एक्टिवेट होती है, सपोज कीजिए कि अगर आपका ये बी सेल्स है, इसके पास ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं लाइक दैट, और जब कभी भी कोई एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, इससे इंटरेक्ट होगा तो ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद दो सेल्स में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। नंबर पहला दैट इज द प्लाज्मा सेल्स, और नंबर दूसरा दैट इज द मेमोरी सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, फिर से बनाती है आपका दैट इज एंटीबॉडी, और यही एंटीबॉडी जाकर के इस एंटीजन में क्या करता है, मारने का काम करेगा। और ये मेमोरी जो सेल्स होती है, इस एंटीजन के साइट को, शेप को क्या करता है, पहचान लेता है, और जब कभी भी आपका सेम काइंड का ये एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में क्या करेगा, इंटर करेगा, तो ये तुरंत का तुरंत जो मेमोरी सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट करती है किसमें, दैट इज एंटीबॉडी में, और जाकर के उसको क्या करेगा, किल कर देगा। उस टाइम पे आपकी बॉडी के एक्टिव, मतलब कि एंटीबॉडी को एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बी सेल्स को एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले से ही बने हुए जो मेमोरी सेल्स होती हैं, उन्हीं मेमोरी सेल्स के थ्रू उस एंटीबॉडी को बना करके उस एंटीजन को किल किया जाता है। जितने भी वैक्सीन होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वैक्सीन आप जो लेते हैं, उसी डिजीज का जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो पूरी तरीके से क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मतलब उसको मार मार करके क्या करते हैं, अधमरा कर देते हैं। ऐसा उस हिसाब से कर देते हैं कि अब वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी में जा करके आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट जरूर करेगा। तो जब आपकी बॉडी में वो एक्टिवेट करता है सिस्टम को, तो ये यही यही प्रोसेस होती है। बी सेल्स एक्टिवेट होता है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, मेमोरी सेल्स में। ये मेमोरी सेल्स क्या होती है, बन जाती है किसके अगेंस्ट में, उस वैक्सीन के अगेंस्ट में। सपोज कीजिए कोई भी वैक्सीन के बारे में आप देख लीजिए, वैक्सीन में क्या होगा, वो एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, ऐसे सेफ होते हैं, मीन्स बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है तो ये आपकी बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल क्या करती है, ट्रीट करती है, और ये बी सेल्स क्या होगा, आपका एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद ये किसमें बनेगा, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। मेमोरी जो सेल्स होती है उसके पास बड़ी अच्छी एबिलिटी है कि वो स्ट्रक्चर को याद रखता है। स्ट्रक्चर को जब याद रखता है तो जब एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव एजेंट है, इसका जो नेचुरल वाला फॉर्म है, वो जब आपकी बॉडी में इंटर करता है, तो यही मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडी बनाएगा, और तुरंत का तुरंत उस पॉजिटिव एजेंट को किल करने का क्या करता है, काम करता है, जिससे कि आपको रिकवरी मिल जाती है और आप उससे बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आप बोलते हैं कि हमने वैक्सीन लगवाया हुआ है, दैट मीन्स हम सेफ हैं, हमें अब उस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैक्सीन के काम करने का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द मेमोरी सेल्स के बेसिस पे, और ये आपका बी सेल्स के डिफ्रेंसिएशन के बाद बनता है। जब कभी भी बी सेल्स इनकाउंटर होती है, इंटरैक्ट होती है या एक्सपोज होती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट से। ओके, प्लाज्मा सेल्स आर द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। प्लाज्मा सेल्स होती है जो कि एंटीबॉडी बनाती है। ये भी एमसीक्यूज में कई बार सवाल पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कौन सी सेल्स होगी जो कि एंटीबॉडी को बना सकती है या बनाती है, तो प्लाज्मा सेल्स है जो कि आपका बी सेल्स के डिफरेंशिएशन से बनता है। मेमोरी सेल्स हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंटीजन शेप फॉर द सेकेंड टाइम एक्सपोजर। मेमोरी सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एंटीजन मॉलिक्यूल का, कोई भी जो एंटीजन होता है ना, उसके सरफेस पे ऐसे एपीटोप पाए जाते हैं। एपीटोप का मतलब ऐसा शेप जो कि जिसकी वजह से
ये आपका एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, एंटीबॉडी से बाइंड करता है, उस शेप को आप epitope बोलते हैं। तो हर एक एंटीजन का अपना पर्टिकुलर अलग अलग क्या होता है, शेप होता है, जो कि वो जाकर के एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं, मतलब कि डिजीज कॉज करते हैं। ओके, सो मेमोरी सेल्स का काम क्या होगा कि जो भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एक्सपोज हुआ, इनकाउंटर हुआ, उसके शेप को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जब कभी भी नेक्स्ट टाइम, मतलब सेकेंड टाइम अगर सेम काइंड का एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो आपका मेमोरी सेल्स जो कि पहले से ही मेमोरी बना करके रखा हुआ है, तुरंत का तुरंत क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और उसको किल कर देता है। बी सेल्स हैव रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस एंड कैन बाइंड टू द फ्री एंटीजन। बी सेल का स्ट्रक्चर भी हम लोग आगे देखेंगे। बी सेल्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, इसके पास ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको कि आप बीसीआर के नाम से जानते हैं। बीसीआर का मतलब बी सेल रिसेप्टर, बीसीआर। और इस पे कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, आकर के बाइंड करेगा। जैसे ही एंटीजन मॉलिक्यूल इस पे आकर के बाइंड करेगा, मान लीजिए आपका क्या है, दैट इज एंटीजन है, जिसको क्या आप एजी बोलते हैं, ये आपका क्या है, बीसीआर है, और ये क्या है, आपका बी सेल्स है। बी सेल्स के सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को बी सेल रिसेप्टर या बीसीआर के नाम से जाना जाता है। और उससे कोई एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाइंड करेगा। और जैसे ही ये बाइंड करेगा तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसमें, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल्स के बाद किसमें बनाएगा, दैट इज द मेमोरी सेल्स में। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, दैट इज एंटीबॉडी बनाएगा। और ये मेमोरी सेल्स आपका क्या करेगा, शेप को, स्ट्रक्चर को याद करने का काम करता है। सो चार इंफॉर्मेशन है यहाँ पे बी सेल्स को लेकर के। बी सेल्स बेसिकली एक लिम्फोसाइट सेल्स है जिसका काम होता है एंटीबॉडी को बनाने के लिए। इनका फॉर्मेशन और मेचुरेशन दोनों ही कहाँ पे होगा, दैट इज द बोन मैरो में होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टी सेल्स पे। ये इनका नाम टी और इनका नाम बी ऐसा क्यों पड़ा, चूंकि ये बोन मैरो में बनते हैं और बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, दैट इज वाई इनका नाम पड़ा, दैट इज द बी लिम्फोसाइट या बोन मैरो लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे टी सेल्स दे रखा है, इनका नाम जो डिराइव हुआ वो किससे हुआ, दैट इज द थाइमस से हुआ। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि टी सेल्स का फॉर्मेशन तो होगा बोन मैरो में, लेकिन मैचुरेशन जो होगी वो कहाँ पे होगी, थाइमस में होगी। मतलब ये माइग्रेट करके चला जाता है कहाँ पे, थाइमस सेल्स में। और थाइमस जो आपका जिसके बारे में आपने पढ़ा है। सो थाइमस में चूंकि इनका मैचुरेशन होता है, दैट इज वाई इनको क्या नाम दिया गया, दैट इज द टी सेल्स के नाम से जाना जाता है। डू नॉट मेक एंटीबॉडी, टी सेल्स के पास कोई भी एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी नहीं होती है। हैव रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस बट ऑलवेज बाइंड टू द बाउंड फॉर्म ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल। टी सेल्स और बी सेल्स में डिफरेंस आपने देखे यहाँ पे। बी सेल्स जो होती है उसके पास आपने देखा कि बी सेल रिसेप्टर्स होगा जो कि फ्री एंटीजन से क्या करता है, बाइंड करता है। जबकि टी सेल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये एंटीबॉडी तो नहीं बनाएगा, इसके पास भी टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कि आप टीसीआर के नाम से जानते हैं। और ये टी सेल रिसेप्टर हमेशा ऐसे एंटीजन मॉलिक्यूल्स से बाइंड करेगा जो कि ऑलरेडी एमएचसी मॉलिक्यूल से बाइंड किया रहता है। एमएचसी मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको आप मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। सो एमएचसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इस एमएचसी मॉलिक्यूल से जब एंटीजन पहले बाइंड किया रहेगा, अब ये बाउंड फॉर्म ऑफ एंटीजन कहलाता है। अब आकर के बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे इंटरेक्ट होगा। तो जो स्ट्रक्चर आपका बनता है टी सेल्स से जब एंटीजन बाइंड करता है, कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। इधर आपका क्या होगा, दैट इज द एमएचसी मॉलिक्यूल। ये क्या होगा आपका, दैट इज द एंटीजन मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, दैट इज द टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। और ये क्या होगा, दैट इज द टी सेल। सो टी सेल्स ऑलवेज बाइंड विद द दोज एंटीजन मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर इंटरेक्शन विद द एमएससी मॉलिक्यूल। ऐसे एंटीजन से टी सेल्स बाइंड कर सकता है जो एंटीजन आपका एमएससी मॉलिक्यूल से क्या किए रहते हैं, बाइंड किए रहते हैं। तो दोनों के ही मैकेनिज्म में डिफरेंसेस है। फ्री फॉर्म ऑफ अगर एंटीजन आएगा तो बी सेल एक्टिवेट होगा, बाउंड फॉर्म ऑफ एंटीजन अगर आएगा तो आपका टी सेल एक्टिवेट होता है। और टी सेल जब एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, दो सेल्स बनाएगा। यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कि आपका क्या है, टी सेल्स है, तो ये टी सेल जब डिफ्रेंशिएट होगा कब, जब ये एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या किया, बाउंड किया। तो अब आपका क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तो ये बनाएगा टी हेल्पर सेल्स और बनाएगा टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल्स को टीएस सेल्स बोलते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को बोलते हैं टीसी सेल्स। हेल्पर सेल्स का काम होता है कि ये क्या करता है, बनाता है साइटोकाइंस, सॉरी, क्या बनाएगा, साइटोकाइंस बनाता है, एक केमिकल होते हैं।
और ये केमिकल सिग्नलिंग का काम करता है, ये जाकर के मैसेज देता है किसको, बी सेल्स को, कि भैया अब आप यहाँ पे एक्टिवेट हो जाइए। तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा बनाएंगे और मेमोरी सेल्स बनाएंगे। प्लाज्मा सेल्स क्या होगी आपकी, बना देगी एंटीबॉडी। तो हेल्पर सेल्स इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये सेल्स बेसिकली एक ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करती है जो मॉलिक्यूल जाकर के बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा। टी साइटोटॉक्सिक जो सेल्स होती हैं इनके पास किलिंग वाली एबिलिटी होती है। जब आपका कोई एंटीजन छोटा मोटा हो, मतलब बहुत डेंजरस ना हो, बहुत पोटेंशियल ना हो, तो उस सेल्स को किल करने का काम कौन करेगा, दैट इज द टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, जिसको कि आप बोलते हैं टीसी सेल्स। सो टीसी सेल्स बेसिकली एक ऐसी सेल्स होती है जो कि सेल्स को किल करने का काम करती है, मतलब वो सेल्स जो कि एज ए एंटीजन होते हैं, एंटीजन्स को मारने की एबिलिटी रखती है। जब इस टीसी सेल्स से एंटीजन वो किल नहीं हो पाता है, तो हेल्पर सेल्स क्या करेगा, आपका साइटोकाइन बनाएगा, राइट। साइटोकाइंस और साइटोकाइनेसिस एंड साइटोसिन, ये तीनों अलग अलग टर्म होते हैं जिनको कि कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। साइटोकाइन एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि सिग्नल का काम करता है। ये जाएगा किसको, बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और बी सेल्स क्या करेगा, आपका बनाएगा प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स, और इससे क्या बनेगा, दैट इज एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी आकर के आपके उस एंटीजन को मारने का क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक्टिवेट। हाँ, एक सेकंड अपना अपना जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। वेरी गुड। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टी सेल्स के पास कोई एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी नहीं है। टी सेल्स क्या करती है, दो तरीके का डिफेंस प्रोवाइड करती है। जब भी आपका कोई एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किया हुआ, ठीक है, एमएससी मॉलिक्यूल्स से जब कोई एंटीजन मॉलिक्यूल आपका बाइंड किया हुआ आएगा, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है कि इस एंटीजन को ये जो टीसी सेल्स होता है ये खुद ही किल कर दे। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपका ये वाला आर्म्स एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब आपका ये टीसी सेल्स इस एंटीजन के पोटेंशियल को ओवरकम नहीं कर पाएगा, उस केस में जो आपका टी हेल्पर सेल्स होता है ये एक्टिव हो जाता है और बनाता क्या है, साइटोकाइन। और तब जाकर के साइटोकाइंस क्या करेगा, बी सेल्स को मैसेज देता है, और बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा किसमें, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स में, और इसके बाद मेमोरी सेल्स में। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएगा, आपका एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी आकर के इस एंटीजन मॉलिक्यूल्स की इफेक्ट को क्या करता है, नलिफाई करने का काम करेगा। सो टी सेल्स जो होती है उसके पास खुद एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी नहीं है। एमएससी मॉलिक्यूल बेसिकली एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की कैटेगरी में आती है। किसमें आती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मतलब एंटीजन को प्रेजेंट करती है आपकी बॉडी में। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो दो तरीके से काम करता है, एक आपका सेल मीडिएटेड, एक आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अडाप्टिव इम्यूनिटी के दो आर्म होते हैं। वो दोनों आर्म कौन कौन से हैं, एक सेल मीडिएटेड, एक आपका अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड तब चलती है जब आपका टी सेल से बाइंड करता है, और टी सेल्स किसको बाइंड करेगा, जो एंटीजन मॉलिक्यूल एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किया हुआ है। अभी आप धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको एक दूसरे से लिंक करते हुए मिलेंगे, कि क्यों कोई एमएससी मॉलिक्यूल से एंटीजन बाइंड करेगा, क्यों कोई नहीं करेगा, कौन से कंडीशंस में आपका टी सेल्स एक्टिव होगा, कौन से कंडीशंस में आपका बी सेल्स एक्टिव होगा, कब आपकी बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चलेगी, कब आपकी बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी चलेगी, ये सब कुछ धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ओके। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, सो गए हैं क्या, जगह, क्या हो गया। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा है कि आप लोग शांति से सुन रहे हैं अभी। जी हाँ। एमएससी मॉलिक्यूल का काम सिर्फ ये होता है रानू, कि आपके आपकी बॉडी में
एंटीजन्स की कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कभी-कभी वायरस होता है, वायरल के प्रोटीन होते हैं, कभी-कभी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है, कभी लिपिड नेचर का होता है, इस तरीके के होते हैं। सो वो केमिकल जो अभी आपको जो पढ़ाएंगे एंटीजन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप वहाँ पे जान पाएंगी कि एंटीजन का जो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिपेंड करेगा कि वो किससे बाइंड करेगा। क्या वो केमिकल मतलब कि जो उसका जो केमिकल नेचर है एंटीजन का, वो टी से मतलब कि एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल एमएससी मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। सारे मॉलिक्यूल्स एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं कर सकते। दैट इज वाई सारे एंटीजन आपके टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते। यही कारण है कि आपकी बॉडी में हमेशा सेलुलर इम्यूनिटी एक्टिव नहीं हो सकती है, दोनों आपके आर्म्स चलते रहते हैं। दैट इज अ सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो थोड़ा सा अभी आप पेशेंस बनाए रखिए, आगे की क्लासेस में आपको जानने को मिल जाएगा। अभी आप सेल्स के बारे में ध्यान दीजिए। सेल्स जो आपको बताया जा रहा है, अगर उनके फंक्शंस में और उनके कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिएगा। सो आते हैं हम लोग टी सेल्स पे। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टी सेल्स किस तरीके से काम करता है। सो टी जो सेल्स होगा वो बेसिकली टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इनका काम होगा किलिंग करने का, और इनका काम क्या होगा, हेल्प करने का। कैसे, साइटोकाइंस बनाएंगे और बी सेल्स को एक्टिव करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। सो टी सेल्स और बी सेल्स ये दोनों ही आपके अडाप्टिव इम्यूनिटी में काम करने वाले सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ये जो आपका बी सेल्स होता है, अडाप्टिव इम्यूनिटी के दो आर्म्स होते हैं। एक आपका होता है दैट इज अ ह्यूमोरल, और दूसरा आपका होता है सेल मीडिएटेड, राइट। सेल मीडिएटेड में हमेशा टी सेल्स काम करता है, ह्यूमोरल में आपका कौन काम करेगा, दैट इज द बी सेल्स काम करेगा। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप रिलेशन बना लीजिएगा, टी सेल्स का कहाँ पे रोल होगा और बी सेल्स का कहाँ पे रोल होगा। नेक्स्ट आपका लिम्फोइड सेल्स है, दैट इज द नेचुरल किलर सेल्स। और इनका नेचर जो होता है वो फाइगोसाइटिस नेचर के होते हैं, प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकली पोटेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। ये कुछ जो इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं, जिनकी वजह से सेल्स को ये क्या करते हैं, जो कि हार्मफुल सेल्स होती हैं उनको रप्चर करने का या उनको खाने का क्या करता है, काम करता है। और मास्ट सेल से अगला यहाँ पे मास्ट सेल, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में हेल्प करेगा, जिसके बारे में पहले मैंने बता दिया। तो ये तीन सेल्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है आगे की जो भी फर्दर लेक्चर्स होंगी इम्यून सिस्टम को लेकर के, जहाँ पे आप इम्यून सिस्टम के फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो आपने देखा कि लिम्फॉइड जो सेल्स होते हैं उनको बी सेल्स, टी सेल और एनके सेल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों इनको आप बी सेल्स बोलते हैं, क्यों इनको आप टी सेल्स बोलते हैं, और क्यों इनको आप एनके सेल्स बोलते हैं। एनके का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल्स। इनके पास नेचुरल प्रॉपर्टी होती है सेल्स को किल करने का। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्लड होता है उसका क्लासिफिकेशंस क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इस ब्लड में। ब्लड के टोटल वॉल्यूम का लगभग 55% क्या होता है, आपका वॉल्यूम प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होगा, दैट इज द ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा जो कि आपके दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। लगभग इसमें 90% क्या होते हैं आपके इनऑर्गेनिक, मीन्स वाटर होता है। बाकी कुछ मिनरल्स और कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। अगर हम लोग ब्लड सेल्स की बात करें तो ये सेल्स दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, कार्पोसेल्स में और थ्रोम्बोसाइट्स में। कार्पोसेल्स में आपको यहाँ पे दिखाया गया दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, जिसको कि आप आरबीसी के नाम से जानते हैं। लिकोसाइट्स, जिसको कि आप डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। लिकोसाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ किसको रहे हैं, दैट इज इम्यूनोलॉजी, और इम्यूनोलॉजी में किसका काम होता है, दैट इज इम्यून सेल्स का। और आप इन सेल्स को डिफेंस सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो लिकोसाइट्स, जिसको कि आप डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। ये डब्ल्यूबीसी आपका फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। ग्रेनुलोसाइट्स, ऐसे सेल्स जिनमें कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको आप बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। मतलब ग्रेन्यूल्स बियरिंग जो सेल्स होंगे उनको आप ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये फर्दर आपकी तीन कैटेगरी में इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स, ये सब के सब कैसे हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। इसके बाद है विदाउट ग्रेन्यूल्स के, मतलब लैकिंग करने वाले एग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें आपका आता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट को दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, या तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बी सेल्स, टी सेल्स एंड एनके सेल्स। तो इस चार्ट से आपको क्या मैसेज गया, मैसेज आपके पास यहाँ पे ये है कि जो सेल्स आपके इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्चुअली में उनकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, कौन से सेल्स के टाइप होते हैं। एज वेल एज आपको ये भी मैसेज यहाँ पे गया कि कौन सा सेल्स आपका ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी में आता है, कौन सा सेल्स आपका एग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी में आता है। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस दे करके पूछा जाता है कि कौन सा सेल्स आपका ग्रेनुलोसाइट्स है या नहीं है।
ये ऑप्शंस आप याद रखिएगा, ये मैंने इनका नाम भी बता दिया कि इनको इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्यों बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं, मोनोसाइट्स का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी गई। तो ये 3 सेल्स को छोड़ करके, मतलब कि बी सेल्स, टी सेल्स, एनके सेल्स और मोनोसाइट, इनको छोड़ करके ये सारे जो सेल्स हैं वो आपके कैसे हैं, दैट इज़ द ग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ब्लड सेल्स। आपने देखा कि ब्लड को कैसे क्लासीफाई किया गया। यहाँ पे सेल्स का जो नंबर है वो आपको एक नॉर्मल जो ह्यूमन पर्सन है उनकी बॉडी में दिया जा रहा है कि कितना काउंट होता है, परसेंटेज में भी दे रखा है। यहाँ पे सेल्स का नंबर भी आपको दे रखा है। रेड ब्लड जो सेल्स है सबसे हाईएस्ट नंबर में है, दैट इज 5 × 10⁶ सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। और प्लेटलेट जो है उससे थोड़ा सा कम है, और लिकोसाइड जो होते हैं उससे और कम होता है। न्यूट्रोफिल्स परसेंटेज में आपको दे रखा है 50% और 50 to 70%। लिम्फोसाइड जो होंगे 20 to 40%। कभी कभी आपको ऐसे ऑर्डर बनाने के लिए दे देता है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स होगी आपके ब्लड में, ब्लड के सेल्स में से। तो ये टेबल आपको उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पर हाँ, नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स, राइट। ये सारे सेल्स जो होते हैं वो लिम्फॉइड सेल्स में आते हैं, और लिम्फॉइड सेल्स आपका किस में आता है, दैट इज द अग्रेनुसाइट्स में, विदाउट लैकिंग, मतलब विदाउट ग्रेन्यूल्स के। इनमें ग्रेन्यूल्स आपका नहीं होगा। अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ये सेल आपको मोनोसाइट का दिखाया जा रहा है, ये माइक्रोफाजेस का सेल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स का सेल्स है, ये इयोसिनोफिल्स का है, और ये बेसोफिल्स का है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, यही आपके ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स बियरिंग वाले सेल्स को आप ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जब बेसिक डाई से क्या किया गया, स्टेन किया गया, तो यहाँ पे ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दिए। जबकि स्नोफिल्स को जब किया गया तो यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट जैसा दिखाई दे रहा है आपको, क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स जिसे आप बोलते हैं। और आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है उनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका कोई भी कलर नहीं दिखा था, मतलब कोई कलर नहीं, स्टेन नहीं ले पाया था। दैट इज वाई आप उनको न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए मोनोसाइट्स, माइक्रोफाजल सेल्स जो कि इंगल्फिंग वाली होती हैं, और ये तीनों सेल्स आपके दैट इज स्नोफिल्स और बेसोफिल्स और दैट इज न्यूट्रोफिल्स, ये सारे जो सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इनको आप बोलते हैं पॉली न्यूक्लिएटेड सेल्स या मल्टी लोब्ड न्यूक्लिएटेड। इनके सेल्स में नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक सेल्स में क्या होगा, सिर्फ एक न्यूक्लियस होती है। ये वाली जो सेल्स होती हैं इनमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा लोब्ड आपको दिखाई देगा, या आप बोल पाएंगे कि ये पॉली न्यूक्लिएटेड सेल्स की कैटेगरी में आती हैं, या पॉली लोब्ड न्यूक्लिएटेड सेल्स इनको बोला जाता है। कई सारे लोब्ड इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। उनसे देखिए यहाँ पे एक लोब आपका ये है, और एक लोब आपका ये है। यहाँ पे आप देखिए एक है, दो है और तीन है। तो इनको आप पॉलीलोब या मल्टी लोब न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हाँ बताइए। यहाँ पे देखिए, एक ये है और एक ये है। जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, मतलब जहाँ पे ये मुड़ जाए, उसके बाद से दूसरा बन जाता है, जिसको आप बोलते हैं, जैसे ये बाइलोब्ड है, ये बाइलोब्ड है, ट्राइलोब्ड है। चलिए, नेक्स्ट है आपका दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब तक आप लोगों ने ये समझा कि इम्यूनिटी क्या है या इम्यून सिस्टम क्या होता है, और कौन कौन से सेल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके इम्यून सिस्टम में। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में नंबर पहला है दैट इज द इनेट इम्यूनिटी। ये एक ऐसा टाइप का इम्यूनिटी होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स में बर्थ से ही उनके पेरेंट्स के थ्रू क्या होता है, मिलता है, ट्रांसफर होता है। मतलब जिसको आप बोल सकते हैं कि जन्मजात इम्यूनिटी। पैदा होने से पहले ही, मतलब मदर की बॉडी में जब कोई बेबी डेवलप कर रहा होता है, तो उस टाइम पे जो उसकी इम्यूनिटी काम कर रही होती है वो कौन सी है, दैट इज अ इन्नेट इम्यूनिटी होती है। सो इन्नेट इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब कि सपोज कीजिए कोई एंटीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है, किसी एंटीजन का स्ट्रक्चर ऐसा है, किसी एंटीजन का स्ट्रक्चर लाइक दैट है। अलग अलग एंटीजन्स के लिए यहाँ पे कोई अलग अलग पाथवे नहीं चलेगा। यहाँ पे एक कॉमन पाथवे होगा या एक कॉमन मैकेनिज्म होगा। जैसा कि आप आगे देखेंगे जब आप पढ़ेंगे दैट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी,
वहाँ पे स्पेसिफिकली एंटीजन की शेप के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनती है और उनके लिए अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। सो इनेट इम्यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, दैट मीन्स जितने भी डिफरेंट काइंड्स के एंटीजन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होंगे, उन सभी को मारने का, उन सभी को किल करने का जो रूट होगा वो एक कॉमन मैकेनिज्म होगा, कोई स्पेसिफिक एंटीजन बेस्ड मैकेनिज्म वहाँ पे फॉलो नहीं होगा। नंबर दूसरा, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जन्म के टाइम से ही मदर की बॉडी से ट्रांसफर होने वाला ये क्या है, इम्यूनिटी होती है किसी भी चाइल्ड में, और ये इम्यूनिटी उनको क्या करता है, बर्थ के टाइम पे पूरा प्रोटेक्शन देता है। आफ्टर बर्थ धीरे धीरे जैसे ही वो बेबी डेवलप करता है, मीन्स ग्रोथ करती है, तब उसकी बॉडी में नेटिव इम्यूनिटी क्या होता है, डेवलप होता है। तो बर्थ के टाइम से ही जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है वो उसे उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी। हैज़ नो मेमोरी, इनेट इम्यूनिटी के पास कोई मेमोरी प्रोवाइड, मतलब मेमोरी वाला सिस्टम नहीं है, जैसा कि आप देखेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी के केसेस में। इसके पहले था प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जब कभी भी आपकी बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन मॉलिक्यूल क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्शंस के बाद सबसे पहला जो इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, दैट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी। आपकी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम है, इन्नेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम पे काम करने वाला जो एक्टिव होने वाला सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, दैट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी होगा। कैसे होगा अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये इन्नेट इम्यूनिटी के पास क्या है, फिजिकल बैरियर होते हैं, जैसे जिसमें आपका आता है स्किन, आता है म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। आपकी बॉडी का जो स्किन है, स्किन बेसिकली एक तरीके का बैरियर का काम करता है, जो कि पैथोजेंस को आपके ब्लड के कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो फिजिकल बैरियर में आपका पहला है क्या, दैट इज स्किन है। दूसरा है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके नोज में, आपके माउस के इसोफेगस में यहाँ पे म्यूकस पाई जाती हैं। अगर गलती से भी आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू या आपके माउथ के थ्रू एयर पार्टिकल में कोई आपका इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो जाए, अगर रिस्पायर हो जाए, तो वो जा करके क्या करता है, आपके म्यूकस उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेती हैं और उसको नीचे की तरफ जाने नहीं देता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब लंग्स में, इन सब में जाने से रोकने का काम करता है। तो ये म्यूकस और स्किन फिजिकल बैरियर में आते हैं। स्किन बेसिकली एक तरीके का बैरियर होता है, जो कि आपके आपके बॉडी के सरफेस पे पाया जाता है। कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल जब आएगा तो यहाँ पे इसको जाने से क्या करता है, मना करता है, क्योंकि इसके नीचे पूरा फ्लो क्या कर रहा है, आपका ब्लड, और ब्लड में अगर ये पहुंच जाएगा तो आपको डिजीज हो जाएगी। तो ब्लड के कांटेक्ट में आने से ये स्किन क्या करता है, एक तरीके का फिजिकल बैरियर का काम करता है। एयर पाथवेज के थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट ना जा पाए, दैट इज वाई नेचर ने दो तरीके का आपको सिस्टम दिया है। आपके नॉस्ट्रिल्स में हेयर का पाया जाना और म्यूकस का पाया जाना आपके ईसोफेगस में, ये दोनों ही क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, उनको ट्रैप करने का काम करता है। आपने फील किया होगा कि जब कभी भी आप ऐसे एरिया से क्रॉस कर रहे होते हैं जिस एरिया में डस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो आपको खांसी आना शुरू हो जाता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब आप यहाँ पे रिस्पायर करते हैं तो आपके इस ईसोफेगस सेल्स में क्या होता है, हमेशा मूवमेंट होता रहता है। सिलियरी सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स, सिलेरी सेल्स। इनका काम होता है जिस तरीके से कि झाड़ू पोछा लगाने वाला आता है, तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा क्या करता है, साफ कर देता है। तो जो भी कोई एयर पार्टिकल आपके नॉस्ट्रिल्स से यहाँ पर आता है ना, उन एयर पार्टिकल में पाए जाने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, ट्रैप करता है। और ये सिलेरी सेल्स ही होती हैं जो कि ऐसे मूवमेंट करके आपको क्या करती हैं, उनको बचाने का काम करती है। जब कभी भी आपके एयर की क्वालिटी बहुत इम्प्योर हो जाए, आपके एयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल अगर की परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, तो ये जो सीलियरी आपके सेल्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को जो अब्जॉर्ब करते हैं, तो उनकी एक लिमिट होती है। तो वो डस्ट पार्टिकल आपका क्या होता है, धीरे धीरे आपके लंग्स में जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको खांसी आना शुरू होता है और आपको लगता है कि आपके गले में खराश हो गई है और आपके गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो वही होता है, आपके डस्ट पार्टिकल यहाँ पे सब आकर क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट। तो ये भी आपका एक मैकेनिज्म है आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का बाहर वाले एजेंट से। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया केमिकल बैरियर, मतलब आप बोल सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स पाए जाते हैं, लाइक एज फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन आएगा, स्किन आएगा और म्यूकस आते हैं। केमिकल बैरियर में आता है आपका साइटोकाइंस, एक्यूट फेज प्रोटीन। साइटोकाइंस के बारे में आपने देखा कि ये बी सेल्स को एक्टिव करने में हेल्प करता है। एक्यूट फेज प्रोटीन्स बेसिकली ये एक स्पेशल काइंड के प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को या किसी इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स को
उनके इफेक्ट को नलीफाई करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। ये एक्टिव प्रोटीन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेलुलर बैरियर। सेल्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होने वाला जो सेल्स है वो क्या है आपका, माइक्रोफाजेस। ये सेल्स जो कि आपके मतलब कि चीज़ों क्या करेगा, इनगल्फ करने का काम करता है। और जो भी कोई आपका एजेंट होगा, जो भी कोई आपका माइक्रोब्स होगा, उसको क्या करता है, खाने का काम करता है, जिससे कि आपको इम्यूनिटी मिलती है। सो इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से। इसके बारे में आपने यहाँ पे देखा, फिजिकल बैरियर लगाता है, केमिकल बैरियर होते हैं और सेलुलर बैरियर होते हैं। इन तीनों ही डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से थी, इनका नेचर स्पेसिफिक नहीं होता, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं होती है, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। पहली बार आपकी बॉडी में जब कोई भी एंटीजन इंटरेक्ट होगा, तो उस टाइम पे सबसे पहले जो डिफेंस मिलेगा वो किससे मिलेगा, दैट इज द इन्नेट इम्यूनिटी से मिलता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दैट इज, हाँ, वर्क नहीं करेगा तो फिर उस केस में आपका जो एंटीजन मॉलिक्यूल होगा आपकी बॉडी में चला जाएगा, और आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा उसको एक्टिव करेगा। कौन सा, अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये इन्नेट इम्यूनिटी से ज़रूरी नहीं है कि आपका इन्फेक्शन जो इंटर किया हुआ है उसको ओवरकम किया जा सके। इन्नेट इम्यूनिटी एक तरीके का नॉर्मल इम्यूनिटी होती है, और वो कोशिश करता है पहले आपको प्रोटेक्शन देने का, लेकिन अगर एंटीजन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में वो फेल हो जाता है, मतलब वो काम नहीं कर पाता। तब आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव होती है। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जब आपका एक्टिव होगा तो उसमें क्या होगा, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओके। हाँ, 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 बोलिए। देखिए, चूँकि ये सबसे आउटर पे पाया जाता है, पहले आपको फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में आने से पहले। तो चूँकि ये फिजिकल है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं। केमिकल का मतलब ये हुआ कि कुछ केमिकल मॉलिक्यूल जैसे सेल्स ने सपोज कीजिए आपके एक्टिव कर गए, आपका एक्टिव कर गया, मतलब इंटर कर गया, अब वो सेल्स में कुछ आपके मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे जो कि उनको किल किल करने का काम करेगा, तो इसको आप सेकेंडरी बोल सकते हैं। सेलर का मतलब ये हुआ कि अगर उस केमिकल से भी नहीं हो पा रहा है तो जो सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज वाई आप इसको थर्ड लाइन या थर्ड आपको सिस्टम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। बट ये साइंटिफिक टर्म में यूज करना थोड़ा सा सही नहीं होता। आप इनको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हैं कि हाँ ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ये सेकेंड लाइन डिफेंस है, ये इस तरीके से है। हाँ, बिल्कुल, मैंने बताया ना कि ये उनका उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही से आया, कि सेल्स में इंटर होने से पहले जो डिफेंस करेगा फर्स्ट, इंटर हो जाने के बाद जो करेगा सेकंड, और अगर उनसे भी नहीं हो पाया जो सेल्स इन्वॉल्व होगा उसको आप क्या बोलेंगे, थर्ड। हाँ, सो भी कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए। साइटोकाइंस है यहाँ पे, और वहाँ पे साइटोकाइंस नहीं होता, म्योटिस, वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है। नहीं, 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 साइटोकाइनेसिस में मतलब साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। और अगर आप प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे सेल पेड का फॉर्मेशन होता है, लाइक है जिस तरीके से आपकी सेल होती है, और यहाँ पे पेड का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर आप एनिमल सेल्स की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे फर्रो का फॉर्मेशन होता है, लाइक है इस तरीके से। साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होने वाले केमिकल्स को साइटोकाइंस नहीं बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस, साइटोकाइंस इज ए केमिकल। एक होता है साइटोकाइनिन, ये प्लांट हार्मोन है। ये बहुत ही साइटोकाइंस के बारे में अभी आपको अलग से पढ़ाएंगे, पढ़ना भी है आपको। ये बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और ये आपकी बॉडी में हमेशा नहीं बनते हैं। जब ही बनते हैं जब आपके बॉडी में कोई एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, एंटर करता है।
बिल्कुल, ये इनका इनका काम है सिग्नल देना। मैंने आपको बताया तो कि जो टी हेल्पर सेल्स होती है वो बनाती है आपकी साइटोकाइन, और ये जस्ट लाइक अ सिग्नल मॉलिक्यूल का काम करेंगे, जाकर के बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी किसी भी इंडिविजुअल्स की लाइफ में एक्वायर्ड की हुई इम्यूनिटी होती है, जो कि वो खुद क्या करता है, डेवलप करता है। सो इसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन होता है, मतलब आपकी बॉडी में जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होता है उसका काम ये होता है, मतलब उसके पास ये एबिलिटी है कि अपनी सेल्स को और बाहर से आने वाली सेल्स को दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सेल्स का इंटरेक्शन होगा तो वो उसको एज अ नॉन सेल्फ ट्रीट ट्रीट करेगा, मीन्स फॉरेन सेल्स ट्रीट करेगा, और उसके अगेंस्ट में क्या होगा, एक्टिव होकर के एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। जब कभी भी आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट डिफेक्ट आ जाता है और ये वाला जो काम है सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन का ये लॉस हो जाती है, उस केस में डिजीज होता है जिसको आप बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। नाम सुना है? मतलब जब आपकी बॉडी के सेल्स के पास ये एबिलिटी लॉस हो जाए कि वो अपनी सेल्स और बाहर वाली सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना खत्म कर दे, तो अपनी सेल्स को ही एज ए एंटीजन ट्रीट करना शुरू कर देता है, और उसके खिलाफ में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशंस में हमारी बॉडी का लॉस हो जाता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताया गया, दैट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। मीन्स अडाप्टिव इम्यूनिटी के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी सेल्स और बाहर की सेल्स को पहचान सकता है। हैज़ मेमोरी, इसके पास मेमोरी होती है, मतलब जो भी कोई एंटीजन मॉलिक्यूल आएगा और उसके शेप को क्या करेगा, ये याद करके रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब इनकाउंटर हो तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सके। एंटीजन स्पेसिफिक, यहाँ पे आपने देखा था नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये क्या होते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। डिफरेंट काइंड के एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग आपका क्या बनता है, एंटीबॉडी बनती है, और अलग अलग पाथवे आपके क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, अलग अलग काइंड के सेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज वाई एंटीजन स्पेसिफिक यहाँ पे टर्म्स लिखा जाता है कि अडाप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो कॉमन पाथवे फॉलो नहीं करती है, वो स्पेसिफिक चलती है एक एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन्स के लिए। डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। डाइवर्सिटी से मतलब यहाँ पे ये है कि आपके बॉडी में एंटीजन्स एंटीबॉडी सिर्फ 5 टाइप के पाए जाते हैं, राइट। लेकिन आपकी बॉडी में इंटर करने वाले जो एंटीजन्स होते हैं उनका नेचर बहुत डिफरेंट टाइप का है। जैसे सपोज अगर हम सिर्फ एक बैक्टीरिया को अगर लेकर के चले, तो बैक्टीरिया में ही बहुत सारे क्या है, आपकी स्पीसीज हैं, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, और उन बैक्टीरिया में भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उनका एज ए एंटीजन का काम करता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया का जो प्रोटीन्स होता है वो एंटीजन का काम करता है, कुछ बैक्टीरिया का ये जो लिपिड वाली लेयर होती है वो एंटीजन का काम करता है, कुछ बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एंटीजन का काम करते हैं, कुछ बैक्टीरिया का जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो एंटीजन का काम करता है। इस तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो इतने डाइवर्स टाइप के एंटीजन मॉलिक्यूल्स को डील करने की एबिलिटी होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी में, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट है दैट इज द आर्म्स ऑफ एडैप्टिव इम्यूनिटी। कौन कौन से उनके आर्म्स हैं जिनके थ्रू आपकी एडैप्टिव इम्यूनिटी चलती है, तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल का मतलब होता है जहाँ पे आपकी बी सेल्स इन्वॉल्व होती है, सेल इम्यूनिटेड का मतलब होता है जहाँ पे बी सेल्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन बी सेल्स के अलावा आपका सॉरी टी सेल्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा आपकी बी सेल्स भी क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम आपको फिगर के हेल्प से समझाना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप पहले वाले फिगर में देखिए, दैट इज द ह्यूमरल रिस्पॉन्स को लेकर के, ये एक एंटीजन है, ये आपका बी सेल है, ये इसके सेल्स का पाया जाने वाला रिसेप्टर जिसको कि आप बीसीआर के नाम से जानते हैं। तो जब आपका ये बी सेल रिसेप्टर से ये एंटीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका इंटरेक्ट होगा, तो उस कंडीशंस में आपका ये बी सेल्स क्या होगा, एक्टिव होगा, और जब एक्टिव होगा तो ये क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, और प्लाज्मा सेल से क्या बनेगा आपका, दैट इज एंटीबॉडी बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका, दैट इज एंटीबॉडी का है, और एंटीबॉडी इस एंटीजन को चारों तरफ से क्या करेगा, कवर करेगा, इनको क्या करेगा, फ्रैक्शनाइज कर देगा, मीन्स थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है और जो डिजीज कॉज कर रहा होता है वो कॉजेज बंद हो जाते हैं। सो दिस पाथवे इज नोन एज द ह्यूमरल इम्यूनिटी और ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज। वेन एवर एन एंटीजन, फ्री एंटीजन, कैसा एंटीजन, फ्री एंटीजन,
free antigen interacted to BCR means B cell receptors, then it activate the B cells, and B cells activate into the two type of cells, that is the plasma cells and memory cells. Plasma cells will secrete the antibody, and that antibody will engulf or incorporate the antigen molecules. उसको क्या करता है, चारों तरफ से घेर करके उसको इफेक्ट को खत्म करने का काम करेगा. ऐसे पाथवे को आप ह्यूमरल रिस्पॉन्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. दूसरे पॉइंट पर आते हैं. यहाँ पे जब कभी भी आपका ये टी सेल दिखाया जा रहा है आपको, टी सेल्स का ये रिसेप्टर्स है जिसको आप TCR के नाम से जानते हैं, और टी सेल्स जो होगा आपका डिफ्रेंशिएट किस में हो जाएगा, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स में और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में. टी हेल्पर जो सेल्स होगी वो आपका फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसको क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं. लेकिन ये टी हेल्पर सेल्स क्या करती है, साइटोकाइंस को बनाती है. ये वाली जो सेल्स होती है वो ऐसे एंटीजन मॉलिक्यूल्स से बाइंड करता है जो कि आपका किससे, MHC मॉलिक्यूल्स से क्या है, बाइंड किया हुआ. ये एंटीजन मॉलिक्यूल है, ये MHC मॉलिक्यूल है, ये TCR है. जब इससे बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाता है किसमें, टी हेल्पर सेल्स में और TC सेल्स में. TC सेल्स इसको पहले किल करने का काम करता है. अगर ये किल नहीं कर पाएगा उस केस में टी हेल्पर सेल्स क्या करेगा, साइटोकाइंस को बनाएगा, और ये साइटोकाइंस क्या करेगा, जाएगा बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है. तो यही वाली पाथवे फिर से आपकी चलनी शुरू हो जाती है, ये वाली. तो चूंकि यहाँ पे सेल के थ्रू, सेल के मीडिएट होकर के ये इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज वाई आप इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से ये जाना जाता है. So this is all about the types of immunity, that is the innate immunity and adaptive immunity. And adaptive immunity has two arms, that is humoral and cell mediated. जब कभी भी आपकी बॉडी में फ्री टाइप का एंटीजन मॉलिक्यूल अगर एक्सपोज होगा, उस केस में आपकी बॉडी में कौन सा सिस्टम चलेगा, दैट इज द ह्यूमरल. और जब कभी भी बाउंड फॉर्म में आपका एंटीजन मॉलिक्यूल से अगर इंटरेक्ट होगा तो उस केस में क्या चलेगा, दैट इज द सेलुलर रिस्पॉन्स. ये वाले अडेप्टिव इम्यून सिस्टम आपके तब एक्टिवेट होंगे जब आपका इनेट इम्यूनिटी वाला सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, मतलब उससे डिफेंस ओवरकम नहीं हो पा रहा, मतलब डिफेंस नहीं हो पा रही है. जब डिफेंस इससे नहीं हो पाएगा तब जा करके आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करेगा, काम करना शुरू करता है. अगर इन दोनों में हम लोग कंपेयर करें, सो बेसिकली इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो क्विक रिस्पांस देती है, मतलब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन गया तुरंत काम करना शुरू करेगा. जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी बहुत ही स्लो टाइप की इम्यूनिटी होती है, मतलब ये टाइम लगाता है. आपकी बॉडी में कोई एंटीजन मॉलिक्यूल जाएगा, वो उसका अपना पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर अपनी चीज़ों को बढ़ाएगा, तब आपकी बॉडी उसको सेंस करेगी, फिर वो चीज़ को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा. एक्टिवेट करने के बाद फिर डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस होगी, तब जाकर उसको कहीं पे किल करेगा. दैट इज़ वाई आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो डिजीजेज होती हैं उन डिजीजेस का इफेक्ट तो साइन या सिम्पटम्स जिसे बोलते हैं मेडिकल टर्म में, साइन सिम्पटम्स आपके तुरंत के तुरंत नहीं दिखाई देते हैं, उनको आने में टाइम लगता है. और अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उन बीमारी को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है. वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी स्लो तरीके से क्या करती है, काम करती है. इनेट इम्यूनिटी आपकी नॉन स्पेसिफिक होती है, जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है. इनेट इम्यूनिटी आपका बर्थ के टाइम से होता है, या कह सकते हैं प्रायर टू द बर्थ, मीन्स मदर की बॉडी से ही होता है. जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी उस इंडिविजुअल्स की खुद की लाइफ में एक्वायर्ड किया हुआ क्या है, इम्यूनिटी होता है. ओके, सो ये आपके इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स थे. मतलब आपने देखा कि कौन कौन से इम्यून सेल्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, इम्यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हिमेटोपोएटिक जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होते हैं, उनका फर्दर जो आर्म्स होते हैं उनका क्या मैकेनिज्म होता है. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे. ये टर्म कभी कभी दिया जाता है, पूछा जाता है, तो उसको आप देख लीजिए यहाँ पे एपोप्टोसिस को लेकर के और नेक्रोसिस को लेकर के. ये सेल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और ये आपका दैट इज एक्सीडेंटल कॉन्सेप्ट है. तो कभी कभी आपसे पूछ देता है, दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपकी बॉडी में प्रोग्राम किया जाता है किसी भी सेल्स को डेथ करने के लिए. ऐसे सेल्स जो कि आपकी बॉडी में उनकी रिक्वायर्ड बहुत लॉन्ग टाइम तक लिए नहीं है, मतलब ज़रूरत उनको नहीं है, उनको प्रोग्रामिंग की जाती है. केमिकल इवेंट होता है, बायोकेमिकल इवेंट, उस इवेंट के थ्रू सेल्स को मारा जाता है टारगेट करके, तो उसको आप बोलते हैं एपोप्टोसिस. जबकि नेक्रोसिस जो होती है वो एक्सीडेंटल डेथ होती है. जैसे सपोज कि आप कहीं टकरा गए, सपोज आपका पैर किसी पत्थर से लड़ गया और आपके जो पैर में चोट लग गई, तो वहाँ पे कुछ जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, रप्चर्ड हो जाती है, उससे डेथ हो जाती है. तो वो भी डेथ हुआ, जिसको क्या आप बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ, मतलब अचानक से मर जाना. जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई भी आदमी अपनी लाइफ पूरा जी करके बुढ़ापे में मरता है, तो उसको आप बोलेंगे प्रोग्रामिंग करके मरा है. और कोई ऐसे मतलब कि अचानक से
किसी भी कारण से मर जाए, कहीं कूद करके मर जाए, कोई फांसी लगा के मर जाए, या फिर कहीं कोई पॉइजन खा के मर जाए, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे टाइप के जो डेथ होते हैं उनको आप नेक्रोसिस कैटेगरी में रखते हैं। तो प्लांट के केसेस में जैसे कि कभी कोई जर्क लग जाता है तो उसको आप नेक्रोसिस बोलेंगे। नॉर्मली जब कोई सेल की डेथ की जाती है उसको आप एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये फिगर के हेल्प से नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या डिफरेंसेस है। सेल्स अगर नेक्रोसिस में जाएगी तो क्या होगा, और एपोप्टोसिस में जाएगी तो क्या होगा। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एंटीजन मॉलिक्यूल्स पे। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिव्यू चाहता हूँ कि अभी तक जो क्लासेस आपको यहाँ पे डिलीवर की गई इम्यूनोलॉजी को लेकर के, इम्यूनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था, क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं? ओके, वेरी गुड। क्या कुछ नया चीज़ जानने को मिला है या सारी चीज़ें आपकी सिर्फ रिकॉल हुई हैं, सारी चीज़ें आप पहले से जानते थे? सारी चीज़ें रिकॉल हुई हैं। चलिए, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपका अच्छा, ओके। चलिए, वेरी गुड। कुछ तो नया पढ़ा आपने, मतलब कुछ तो नया जानकारी मिला। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगा कि कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको इम्यूनोलॉजी के बारे में नया मिला है? चलिए, वेरी गुड। तो क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए या फिर कोई बात नहीं। अभी आज पहला क्लास है आपका इम्यूनोलॉजी का, दैट इज़ भाई ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी चीज़ें पहले से, अभी बेसिकली इम्यूनोलॉजी का बेसिक चीज़ें पढ़ा आपने ना, ऐसा नहीं कि अभी कुछ मैंने डेप्थ में पढ़ा दिया। अब आगे जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि शायद मेरे ख्याल से न्यू होंगी। अगर आपने कहीं और चीज़ का तैयारी अगर नहीं किया है लाइक CSIR वगैरह का, तो डेफिनेटली वो नया होगा। एनीवे, अभी हमें आप ये बताइए कि इम्यूनोलॉजी क्लास आज ये अभी जितना लिया आप लोगों ने, अभी यहीं पे बंद कर दें या फिर और कंटिन्यू करना चाहेंगे आप लोग? कंटिन्यू करें, मतलब अभी 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 एनर्जी बची है। बचा के रखती हैं, चलिए वेरी गुड। नेक्रोसिस मतलब कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, मतलब कि ऐसे समझिए कि जब कोई सेल्स की लाइफ पूरी खत्म नहीं हुई है, उसके लाइफ से पहले उसको वो मर जाए, उसको आप बोलते हैं दैट इज अ नेक्रोसिस। वो फिगर मैंने आपको दिया है, आप उसको देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ओके, एग्जैक्टली exactly। आप किसी भी तरीके से, जैसे अचानक से कोई अगर आपकी सेल्स डैमेज हो जाती है तो उसको आप नेक्रोसिस कैटेगरी में बोल सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द एंटीजन मॉलिक्यूल। सो इम्यूनोलॉजी में दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इन दोनों मॉलिक्यूल की वजह से ही आपका पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजी क्या है वो टिकी पड़ी है। दैट इज द एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ये कॉज करता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दो टर्म पूछे जाते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। तो इम्यूनोजेनिसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एंटीजेनिसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इनमें डिफरेंसेस होता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। Immunogenicity can be defined as an ability to induces a humoral or cell mediated immune responses। किसी भी मॉलिक्यूल्स का एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से अगर वो इंटर कर रहा हो तो आपकी बॉडी में पाए जाने वाले अडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम को, मीन्स अडाप्टिव इम्यून सिस्टम को क्या करे, एक्टिवेट कर दे। ऐसे मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी को आप इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है कि सपोज ये बी सेल्स है और ये आपका ये एंटीजन है, कोई भी मॉलिक्यूल एंटीजन। यहाँ पे जब इससे इंटरेक्ट होकर के रिएक्शंस हो रहा है तो क्या बन रहा है, इफेक्टर बी सेल्स बन रहे हैं और मेमोरी सेल्स बन रही है। और इफेक्टर बी सेल्स क्या बनाएगी, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स बनाएगी। और प्लाज्मा सेल्स आपके क्या बना देंगे, दैट इज अ एंटीबॉडी बनाने का काम करेंगे। या आपका यहाँ पे सिंपल लिया गया कि ये टी सेल्स है, फिर यहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूल्स है, ये इफेक्टर टी सेल्स बनाएगा या फिर आपकी मेमोरी सेल्स बनेगी। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इम्यूनोजेनिसिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल का जो कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की एबिलिटी रखता हो, उसको आप इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से जानते हैं। एंटीजेनिसिटी इज द सिमिलर काइंड ऑफ अ वर्ड
मिसकॉन्सेप्शनली ये दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। मतलब कभी-कभी हम एंटीजन को भी मतलब इम्यूनोजेन को भी एंटीजन बोलते हैं और एंटीजन को भी इम्यूनोजेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। सो एंटीजेनिसिटी आप कैसे बताएंगे? एंटीजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिस्पॉन्सेज। एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल या एंटीजेनिसिटी एक ऐसी एबिलिटी जिसके बेसिस पे ये जो आपका फाइनल रिएक्शन हुआ है, मतलब कि ये जो बी सेल्स बना है, टी सेल्स बना है, बी सेल्स से प्लाज्मा सेल्स बना है और आपका ये एंटीबॉडी बना है, इस एंटीबॉडी से बाइंड करने की सिर्फ कैपेबिलिटी जिसके पास होगी उसको आप बोलते हैं दैट इज द एंटीजेनिसिटी। मतलब कि एंटीजेनिसिटी के पास ये एबिलिटी नहीं होगा कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा पाए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी एक्टिवेट हुए इम्यून सिस्टम के लास्ट मॉलिक्यूल्स से इंटरैक्ट होने की एबिलिटी रखता है। ऐसे प्रॉपर्टी वाले मॉलिक्यूल्स को आप एंटीजेनिसिटी के नाम से जानते हैं या उसको आप एंटीजन बोलते हैं। एंटीजेनिसिटी एक प्रॉपर्टी है और एंटीजन एक टर्म है। तो एंटीजन और इम्यूनोजन ये दो आपके टर्म हैं। इम्यूनोजेन वो होंगे जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एंटीजेंस वो होते हैं जो कि एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स से क्या करते हैं, सिर्फ बाइंड करते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी इम्यूनोजेंस होंगे वो सभी कैसा काम करेंगे, जस्ट लाइक एंटीजन। लेकिन क्या सारे एंटीजन मॉलिक्यूल्स इम्यून के जैसा काम करेंगे? सो आंसर इज नो। सो यहाँ पर आप देखिए कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेन। सभी इम्यूनोजेंस बेसिकली एंटीजेंस हैं लेकिन सारे एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपके इम्यूनोजेन नहीं हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है हेप्टेन्स। हेप्टेन एक लो मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड होता है जिसके पास ये तो एबिलिटी है कि वो एंटीबॉडी से या टी सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, लेकिन खुद में बी सेल्स को या टी सेल्स को एक्टिवेट कराने की एबिलिटी नहीं रखता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बी सेल्स को या टी सेल्स को एक्टिवेट कराने की एबिलिटी नहीं रखते हैं उनको आप एंटीजन के नाम से जानते हैं और उनकी इस एबिलिटी को एंटीजेनिसिटी के नाम से जाना जाता है। जबकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इम्यून सिस्टम को क्या करें, एक्टिवेट कर सकें, उनको आप इम्यूनोजेन बोलते हैं और उनकी इस एबिलिटी को आप इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से जानते हैं। सो ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आपके स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट चेंज भी हो सकता है, ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस बट ऑल इम्यूनोजेंस आर नॉट एंटीजेंस, ऐसा भी स्टेटमेंट आपको आएगा और आपको करेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी। तो आप याद रखिएगा इम्यूनोजेनिसिटी वो है जो कि एक्टिवेट करेगा और एंटीजेनिसिटी वो है जो कि सिर्फ बाइंड करेगा। तो जितने भी इम्यूनोजेन होंगे वो सब तो सब एंटीजन तो होंगे ही, लेकिन जो आपके एंटीजेंस होंगे वो इम्यूनोजेन नहीं होंगे। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एंटीजन के इम्यून मतलब इम्यूनजेन के इम्यूनोजेनिसिटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं? तो नंबर पहला है दैट इज़ द, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ है इम्यूनोजेन का और उनमें नंबर पहला है दैट इज़ द फॉरेननेस। फॉरेननेस से मतलब है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 पर्सन हैं, एच मतलब ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए ए एंड बी। दूसरा यहाँ पे आपका एक ह्यूमन बीइंग है और तीसरा आपका मान लीजिए यहाँ पे मंकी है। थर्ड केस में आपका ह्यूमन बीइंग है और इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आर्थ्रोपोड है। फोर्थ केस में आपका ह्यूमन बीइंग है और इसके बाद यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, अगर सपोज इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में दूसरे वाले ह्यूमन बीइंग के पर्सन्स की बॉडी से कोई एक मॉलिक्यूल अगर आएगा तब क्या होगा, और यहाँ पे मंकी से कोई अगर आएगा तब क्या होगा, आर्थ्रोपोड्स से आएगा तब क्या होगा और बी बैक्टीरिया से आएगा तब क्या होगा। इन चारों केस में ज़्यादा इम्यूनोजेन का काम कौन करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से आप बताइए। बैक्टीरिया। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि जितना ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिफाई होगी, मतलब जिस जो होस्ट का काम करेगा, जो पैथोजन का काम करेगा,
उन दोनों स्पीसीज में जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतना ज़्यादा वो पार्टिकल उनके लिए क्या होगा, फॉरेन होगा। और जितना पार्टिकल फॉरेन होगा, उतना ही आपकी बॉडी क्या करेगी, बेटर रिस्पॉन्स करेगी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। सो फॉरेननेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दैट इज द इम्यूनोजन के। किसी भी फॉरेन पार्टिकल का मतलब किसी भी एंटीजन का इम्यूनोजेनिसिटी होती है उसके फॉरेननेस पे डिपेंड करेगा। फॉरेननेस से मतलब यहाँ पे ये है कि स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन होना। ये एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए दिया कि यहाँ पे दोनों सेम स्पीसीज हैं, इनमें थोड़ा कम डाइवर्सिटी है, इनमें भी थोड़ा कम डाइवर्सिटी है, इनमें सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी इन दोनों स्पीसीज में, वैसे वैसे वो पार्टिकल उनके लिए इम्यूनोजन का ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। क्लियर है जी? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर साइज। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स का जो एक नॉर्मल रेंज होती है मॉलिक्यूलर साइज का, वो 5000 से लेकर के 10,000 डाल्टन तक का रेंज होना चाहिए। मतलब कि इतने रेंज में अगर 5000 से कम का मॉलिक्यूलर वेट का होगा, तो वो मॉलिक्यूल आपका एज ए एंटीजन काम नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो हेप्टेन मॉलिक्यूल है ना, इसका मॉलिक्यूलर साइज कम होती है इससे। दैट इज़ वाई ये इम्यूनोजन का काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका एंटीजन का काम करता है। कभी कभी पूछा जाता है कि वाई हेप्टेन कैन नॉट बी एक्ट एज अ इम्यूनोजन, जबकि इसके पास एंटीजन से बाइंड एंटीबॉडी से बाइंड करने की एबिलिटी होती है। तो आप वहाँ पे बताते हैं कि हेप्टेन्स आर द लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड and their molecular weight is less than 5000, and as the rule there is limitation of a molecular weight for the एंटीजन मॉलिक्यूल्स। 5000 मॉलिक्यूलर वेट जो होती है वो लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट मानी जाती है किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इतना डाल्टन तक का भी मॉलिक्यूल जो होगा वो एंटीजन का हो सकता है, और ये एंटीजन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। नॉर्मल एक रेंज आपको दिया गया कि ये से ये होना चाहिए, इतने साइज का भी आपका मॉलिक्यूल मतलब एंटीजन मॉलिक्यूल हो सकता है। केमिकल कंपोजिशन मतलब कि आपका जो एंटीजन मॉलिक्यूल मीन्स इम्यूनोजन है, वो हो सकता है कि आपका क्या हो, प्रोटीन हो। अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ कि प्रोटीन है, पी फॉर प्रोटीन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, एल फॉर लिपिड, एंड और क्या बचा, बी फॉर वाइटमिन्स। ये पांच मान ली, और एन फॉर न्यूक्लिक एसिड। ये पांच आपके पास मान लीजिए बायोमोलिक्यूल्स हैं, और अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर लिखने के लिए दिया जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल, से सपोज कीजिए कि ह्यूमन बींग्स हैं और ये एक बैक्टीरियल सेल्स है, तो इस बैक्टीरियल सेल्स का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाइटामिन, वाइटामिन छोड़ दीजिए ये कॉलेस्ट्रॉल में नहीं आता, न्यूक्लिक एसिड, ये चार मॉलिक्यूल्स अगर आपकी इस बैक्टीरियल सेल्स से जाते हैं, इसमें आपका प्रोटीन भी जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, लिपिड भी जाता है, और न्यूक्लिक एसिड भी जाता है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एज ए एंटीजन का काम करेगा। लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। हाँ, हाँ, प्रोटीन है, फिर इसके बाद लिपिड है, फिर इसके बाद, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सवाल थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाऊं, ऐसा क्यों कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्यूनोजन का काम करेगा। मेरी वॉइस नहीं है, ये किसी कोई और बोल रहा है जिसकी आवाज़ बैकग्राउंड में चल रही है, और मैं भी सुन नहीं पा रहा हूँ सही से। अच्छा, अमित ने जो कहा वो ब्रेक ब्रेक फॉर्म में आया है, मुझे नहीं सुनाई दे पड़ा। लेकिन आप में से और कोई बताने की कोशिश करे कि ऐसा क्यों है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छा एंटी इम्यूनोजन का काम करेगा रादर देन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, वेरी गुड। और कोई? नाइस अप्रोच। आपकी आवाज़ अमित ब्रेक होकर के आ रही थी, नेटवर्क का इशू था। मैंने आपकी बात को डिनाई नहीं किया, मैंने सुना ही नहीं था। ओके, और कोई?
गुड। और अच्छा चलिए, एक आप लोगों को थोड़ा-सा क्लू देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स आपको यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, लाइक एज़ अ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी किसमें पाई जाती है? मतलब स्ट्रक्चर के वेरी गुड। सो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना ज़्यादा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाएगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी उसके फॉरेननेस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आप बोल सकते हैं कि अमंग दीज फोर बायोमोलिक्यूल्स लाइक एज ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल जो कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है वो प्रोटीन में। आपने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, डिफरेंट काइंड के आपके इंटरेक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और कई टाइप का यहाँ पे इनका ओरिएंटेशन होता है। जबकि डीएनए का स्ट्रक्चर सिंगल है, आपको मालूम है कि एक जैसा ही होगा। लिपिड का भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी वाला नहीं होता क्योंकि वो नॉर्मली ऐसे चेन के फॉर्म में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी आपका सीड के फॉर्म में रहता है। तो प्रोटीन का जो फोल्डिंग होती है ना, वो फोल्डिंग उनको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। और यही कॉम्प्लेक्सिटी उनके एज अ इम्यूनोजेन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपने यहाँ पे जाना कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपका इम्यूनोजन जैसा काम कौन करेगा, दैट इज द प्रोटीन। क्यों करेगा, उसके पीछे का रीजन भी आप लोगों ने यहाँ पे जान लिया। सो चार प्रॉपर्टी आपको बताई गई, फॉरेननेस, मॉलिक्यूलर साइज, केमिकल कंपोजिशंस, कॉम्प्लेक्सिटी। ये सभी आपके क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, इम्यूनोजेनिसिटी के लिए। जितना ज़्यादा पार्टिकल फॉरेन होगा उतना ज़्यादा इम्यूनोजेन होगा। मॉलिक्यूलर साइज जितनी अच्छी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा एंटीजन होगा। केमिकल कंपोजिशंस में आपका जो प्रोटीन होगा सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद आपका दैट इज लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर इस तरीके से केमिकल कंपोजिटी में जो भी स्ट्रक्चर्स आपके होंगे, टर्सरी, प्राइमरी, ये सभी वो ऐसे काम करेंगे। सपोज अगर मैं, सॉरी, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इनमें से सबसे ज़्यादा मतलब कि इम्यूनोजन का काम कौन करेगा? गुड। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, मतलब कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज़्यादा आपका जो है वो एज अ इम्यूनोजन का क्या करेगा, काम करेगा। यहाँ पे दो टर्म आए, एक पहला आपका आया था दैट इज द हेप्टेन, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म आया है एडजुवेंट्स। कोई बताना चाहेगा क्या होता है ये? हाँ जी। एलम का नाम सुना, फिटकरी? हाँ जी, क्या करता है ये? वेरी गुड। Adjuvants are the substances that, when mixed with an antigen and inject with it, enhance the immunogenicity of that antigen। अगर कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में ये केमिकल कंपाउंड आपके मिला दिए जाएं तो उस एंटीजन मॉलिक्यूल्स का इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। एलम जो होता है मीन्स आपका जो फिटकरी है, वो एज ए एडजुवेंट का क्या करता है, काम करता है। उसके बढ़ा मतलब मिला देने से इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है। इस फिगर से कई बार सवाल सीएसआईआर में पूछा गया है। डायरेक्टली ये जो टेबल मैंने यहाँ पे लगाया है ना, ये टेबल से सवाल पूछा गया है। पहले फिगर को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये एक हेप्टेन है और एक कैरियर प्रोटीन है। जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, हेप्टेन है। और जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका कैरियर है। ये एक कॉम्प्लेक्स है हेप्टेन और कैरियर मॉलिक्यूल का। चूंकि हेप्टेन के पास खुद की एबिलिटी नहीं है कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा पाए, दैट इज वाई इसको मिक्स किया गया किसके साथ में, कैरियर के साथ में। जब इस कॉम्प्लेक्स को रैबिट की बॉडी में क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया, तो यहाँ पे तीन डिफरेंट काइंड से क्या बने, एंटीबॉडी बने, सरप्राइजिंगली। पहला एंटीबॉडी बना ये जो पिंक वाला आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज हेप्टेन के अगेंस्ट में। दूसरा एंटीबॉडी बना जो कि ये ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, मीन्स कैरियर के अगेंस्ट में। और तीसरा एंटीबॉडी बना इन दोनों के अगेंस्ट में, मतलब कि ये पिंक वाला भी, ये ब्लू वाला भी, जिसको कि आपने बोला कॉन्जुगेट सिस्टम। इन तीनों के खिलाफ में क्या हुआ, एंटीबॉडी बना। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, मतलब ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। जब आप हेप्टेन्स को किसी कैरियर प्रोटीन के साथ में इंजेक्ट करेंगे तो तीन टाइप का क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा। यहाँ पर आपको लिखा लिखा है कि इंजेक्ट विद एन एंटीबॉडी फॉर्म। जब हेप्टेन को डायरेक्टली क्या किया गया, इंजेक्ट कराया गया, यहाँ पे हेप्टेन के फॉर्म में क्या है, डीएनपी, डाई नाइट्रोफिनॉल।
ओके, जब इसको इंजेक्ट कराया गया तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी, नन। जब प्रोटीन कैरियर मीन्स बीएसए, बोवाइन सीरम एल्बुमिन को जब लिया गया तो यहाँ पे एंटी बीएसए बना, मीन्स बीएसए प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी। जब हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट मतलब डीएनपी डाइनाइट्रोफिनॉल बीएसए बोवाइन सीरम एल्बुमिन इन कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट में मतलब इसको क्या किया गया, एंट्री कराई गई तो यहाँ पे तीन टाइप की एंटीबॉडी बने, यही वाला। एक तो बना आपका किसका, दैट इज द कैरियर हेप्टेन के अगेंस्ट में, एक बना आपका कैरियर के अगेंस्ट में, और एक बना आपका दोनों के अगेंस्ट में। बड़ी सरप्राइज बात यह है कि सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी बना वो किसके अगेंस्ट में, दिस वन, दैट इज द हेप्टेन मॉलिक्यूल्स। यही सवाल आपसे सीएसआईआर के पार्ट सी में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है 2019 के दिसंबर वाले पेपर में। पूछा जा चुका था कि इस तरीके से अगर कराया जाएगा तो मेजर एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनेगा। तो दिमाग में यहाँ पर आता है कि कैरियर जो प्रोटीन है वो बड़ी मॉलिक्यूल है तो उसके अगेंस्ट में ज़्यादा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है कि जो कैरियर है और जो आपका हेप्टेन है, हेप्टेन के अगेंस्ट में ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगा, कैरियर और कॉन्जुगेट की कंडीशंस में क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है मेजर एंड माइनर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेप्टेन। क्या कह रहे हैं, कह सकते हैं कि कैरियर मॉलिक्यूल यहाँ पे एडजुवेंट का काम कर रहा है, मतलब कि उसकी वजह से उस पर्टिकुलर हेप्टेन मॉलिक्यूल का जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए वेरी गुड। आगे मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट है एपिटोप। किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करता है वो किसी एंटीबॉडी से क्या करता है, बाइंड करता है, उस स्ट्रक्चर को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द ईपीटोप के नाम से जानते हैं। ईपीटोप्स आर द इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन ऑफ इम्यूनोजेंस। इम्यूनोजेन का मतलब होता है एंटीजन। एंटीजन का वो पार्ट जो कि इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव हो, मतलब यही वाला पार्ट जो होगा। जब आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने क्या पढ़ा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने एंटीबॉडी का, लाइक दैट इस तरीके से, है ना। तो ये आपका जो ये जो आपका एपिटोप है वो किसका पार्ट है, एंटीजन का। ये वाला पार्ट वो होता है जो कि एंटीबॉडी से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो एंटीबॉडी का वो वाला पार्ट जिससे कि ये इंटरेक्ट होगा उसको आप बोलते हैं पैराटोप। तो पैराटोप किसका पार्ट है, दैट इज द एंटीबॉडी का, और एपिटोप किसका पार्ट है, दैट इज द एंटीजन मॉलिक्यूल्स का। सो ये दोनों जो रीजन हैं वो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी में पाए जाने वाले वो पार्ट होते हैं जहाँ पे एक दूसरे से एंटीजन एंटी मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। सो इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल विद द एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जहाँ पे होता है, उन दोनों पार्ट को बेसिकली आप इपीटोप और पैराटोप के नाम से जानते हैं। सो याद रखिएगा, इपीटोप आपका एंटीजन का पार्ट है, पैराटोप आपका एंटीबॉडी का पार्ट है। वो पार्ट जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेगा उसको आप इपीटोप बोलेंगे एंटीजन को, और वो पार्ट जो कि इपीटोप से बाइंड करेगा उसको पैराटोप के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको दिया गया है कि जो टी सेल्स और बी सेल्स होती है वो किस टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी और कब कब वो एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नंबर पहला है इंट्रैक्शंस विद एंटीजन। बी सेल्स के केस में इन्वॉल्व बाइनरी कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो बाइनरी कॉम्प्लेक्स ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज द एंटीजन और एंटीबॉडी। यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपाउंड्स बनते हैं, जबकि यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें कि आपका आता है दैट इज द एमएससी मॉलिक्यूल, एंटीजन मॉलिक्यूल, और बी सी टी सी आर। ये एक दो तीन यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो टी सेल रिसेप्टर, एंटीजन और एमएससी मॉलिक्यूल। इसके बाद बाइंडिंग ऑफ अ सॉल्युबल प्रोटीन। बी सेल्स जो होगी वो सॉल्युबल प्रोटीन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। मतलब अगर कोई एंटीजन सॉल्युबल प्रोटीन होगा तो क्या करेगा, बी सेल से बाइंड करेगा। और अगर बी सेल से बाइंड करेगा भैया तो कौन सी इम्यूनिटी चलेगी, हाँ जी, वेरी गुड।
उस केस में टी सेल आपका एक्टिव नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल, यहाँ पे बी सेल्स के पास एमएससी मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो फ्री फॉर्म में बाउंड करता है। जबकि यहाँ पे आपका एमएससी मॉलिक्यूल्स का बाइंड करना ज़रूरी है एंटीजन मॉलिक्यूल्स से। केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स, अगर किसी भी एंटीजन का नेचर ये होगा या इनमें से कोई होगा तो उस टाइम पे क्या चलेगा, बी सेल चलेगा। और बी सेल चलेगा तो कौन सा एक्टिवेट होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी चलेगी। जबकि यहाँ पे दिया जा रहा है कि मोस्टली प्रोटीन बट सम लिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट ऑन द एमएससी लाइक मॉलिक्यूल। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन होंगे जो कि इनसॉल्युबल होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। और सम केसेस में लिपिड होंगे, जबकि यहाँ पे आपका लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों होगा। यहाँ पे मोस्टली सब क्या होंगे, प्रोटीन होंगे जो कि इनसॉल्युबल रिलेशन के होंगे, तब जाकर के वो क्या करेगा, बाइंड करेगा एमएससी मॉलिक्यूल से। ये जो लाइन है, अब आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से फिगर आउट हो जाना चाहिए कि किस कंडीशन में आपकी बॉडी में सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी चलेगी और किस कंडीशन में ह्यूमरल चलेगा। अगर कोई एंटीजन, सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बनाकर देता हूँ कि दो आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया है, एक मान लीजिए बैसिलस मेगाटीरियम है और एक मान लीजिए इंटरबैक्टर कोएसी है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे ये कोई मॉलि ए बना रहा है और ये कोई मॉलिक्यूल्स बी बना रहा है। इस मॉलिक्यूल का नेचर मान लीजिए क्या है, सॉल्युबल प्रोटीन है। क्या है, सॉल्युबल प्रोटीन। और ये मान लीजिए बेसिकली ये क्या है, आपका इनसॉल्युबल प्रोटीन है। तो इन दोनों का केस में, इन दोनों का जब एक्सपोजर होगा ताकि बॉडी में कौन सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपको इसको बताना है। तो आप बताइए, ए जो एंटीजन है वो कौन से टाइप के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर पाएगा, और बी वाला कौन सी किसको करेगा। सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया गया है दैट इज द एपिटोप की प्रॉपर्टीज को लेकर के। एसेसिबल, हाइड्रोफोबिक, मोबाइल, पेप्टाइड कंटेनिंग सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल अमाइनो एसिड। हाइड्रोफिलिक नेचर हो सकता है, मोबाइल पेप्टाइड हो सकते हैं, इनकी एपिटोप की प्रॉपर्टीज है। जबकि यहाँ पे दिया जा रहा है कि इंटरनल लीनियर पेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन एंड बाउंड टू द एमएससी मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो इनकी एपीटोप की प्रॉपर्टी होगी, जहाँ से एपीटोप आपका बाइंड करेगा टी सेल्स को लेकर के, उसकी प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है कि ये प्रोसेस किया जाता है उसी पेप्टाइड से जो कि प्रोड्यूस किया गया है एंटीजन मॉलिक्यूल्स से। तो इनके दोनों में प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस है टी सेल्स और बी सेल्स के रिकॉग्निशन में। और इस टेबल के हेल्प से आप ये चीज़, लास्ट के पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो बी सेल्स का बाइंडिंग होगा एंटीजन मॉलिक्यूल्स के ये एंटीजन का जो आपका एपीटोप होगा, इनके लिए क्या है कि ये मोबाइल पेप्टाइड हो सकते हैं, कंटेन करते हैं। हाइड्रोफिलिक यहाँ पे नेचर हो सकता है, मतलब इनके दोनों के बीच में एसेसिबल होंगे, मतलब एक्सेस किया जा सकता है आसानी से। हो सकता है कि सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल अमीनो एसिड हो, मतलब सीक्वेंस में अमीनो एसिड हो सकते हैं या कोई रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो एपीटोप के साथ में बाइंड करने वाला जो पैराटोप होगा, मतलब कि एंटीजन का जो एपीटोप रीजन है, उससे ही आपका क्या बनता है, कोई पेप्टाइड बनती है। लिखा है यहाँ पे, इंटरनल लीनियर पेप्टाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन। एंटीजन के प्रोसेसिंग से ही आपका इंटरनल लीनियर पेप्टाइड बनता है और वो बाउंड करता है किससे, दैट इज द एमएससी मॉलिक्यूल्स से। तो एमएससी मॉलिक्यूल्स का एंटीजन से जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शंस में वो एंटीजन ही एक लीनियर पेप्टाइड क्या करता है, सिक्रेट करता है, जिससे कि इंटरेक्शंस होगा और तब जाकर के बेसिकली आपका क्या करेगा, टी सेल्स से बाइंड करेगा। ओके, चलिए एंटीबॉडी को हम लोग कल डील करेंगे क्योंकि अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, स्ट्रक्चर्स को लेकर के, फंक्शंस को लेकर के, टाइप्स को लेकर के, ये कौन कौन से टाइप्स हैं। सो आज की क्लास में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सिमियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। होपफुली कि ये चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। एक बार आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जैसा कि मैं हमेशा से ही ये बोलता हूँ कि 24 आवर्स के विदिन में जो आप लेक्चर अटेंड करते हैं, उन लेक्चर्स को एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लिया करिएगा। आपका शेड्यूल बिजी रहता है, आई नो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटे का टाइम आप निकाल करके उन वीडियोस को एक बार रिकैप ज़रूर करें, ताकि आपके इतनी मेहनत जो लगती है आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को बनाने में, क्रिएट कराने में, वो जो मेहनत है वो मेरी बेकार ना जाए। आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए परसिस्ट करे। और किसी भी चीज़ को, कोई भी कॉन्सेप्ट को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए आपको 3 डेज़ की एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज करना पड़ता है।
फर्स्ट टाइम पे अगर कोई चीज़ अगर आपने पढ़ी है तो उसको आप कोशिश कीजिए कि विदिन 24 आवर्स में दोबारा उस सेम मटेरियल को या सेम मैटर से आप एक्सपोज होजिए। तब जाकर के आपके ब्रेन के सेल्स पे इम्प्रिंटिंग होती है उन कॉन्सेप्ट का। सेकेंड टाइम पे 48 आवर्स के विदिन में आपको एक बार दोबारा पढ़ना होता है, फिर इसके बाद 72 आवर्स के विदिन में पढ़ना होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को परमानेंटली अपने ब्रेन पे इम्प्रिंटिंग कराना चाहते हैं, तो ये 3 काम आप करके देखिए। किसी भी चीज़ को, जो चीज़ आपने पढ़ा, आप उसको 24 घंटे के अंदर में एक बार फिर से पढ़िए। फिर इसके बाद आप 48 आवर्स से पढ़िए, फिर इसके बाद आप 72 आवर्स से पढ़िए। 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होती है, इम्प्रिंट हो जाती है, सेव हो जाती है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी फिर वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाती हैं। ये हो सकता है कि आप बाकी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो थोड़ी बहुत स्लिपिंग हो सकती है कि वो आपको हल्का ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको याद तो है लेकिन एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन आपको मैक्सिमम चीज़ें क्या होंगी, याद होंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको होगा। जितनी कोशिश और मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ समझाने में, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके ब्रेन में उतने लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट नहीं कर पाएगी। तो आप उसको अपना बनाइए। ऐसा करने के लिए एट लीस्ट आप उसको एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए। ओके? ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। एक चीज़ और, आप लोगों का जो टेस्ट का रिजल्ट है वो डिस्प्ले कल होगा। आज थोड़ा मैं डे टाइम पे मेरी ऑक्यूपेसी बनी रही तो डिस्प्ले नहीं कर पाया। वो रिजल्ट आप लोगों का कल पब्लिश होगा। ठीक है? ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में हिंदी बॉडी के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करते रहिए। और हाँ जी। हाँ, पूछिए। अभी जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं। अब इनका क्वेश्चन है, मैं इनको अटेंड कर लेता हूँ।